सो हाय, दिस इज शुभम एंड आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्मार्ट किड। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम रोजाना कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा फायदेमंद आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए लेकर आते हैं। तो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं दिसंबर 2024 के सभी बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के न्यूज के साथ। अगर आप में से किसी ने भी नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के न्यूज प्लस आरबीआई के न्यूज नहीं देखे तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। वो सेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हम लोग दिसंबर 2024 के न्यूज को कंफर्म करेंगे, उसके बाद आरबीआई के न्यूज को कंफर्म करेंगे एंड लेटर ऑन हम लोग जनवरी के बीएफए एंड आरबीआई के न्यूज को डिस्कस करने वाले, जो कि आपके आने वाले एसबीआई क्लरिकल मेंस एंड एसबीओ पीओ मेंस के लिए या फर्दर जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज की तरफ। सेशन की शुरुआत करूं उससे पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो न्यूज है जो कि हमने डेली सेशंस में, जो कि हमने वीकली मंथली सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट की बात नहीं करेंगे, बट कोशिश करेंगे आपको चीजें समझ में आ जाए। सो द वेरी फर्स्ट न्यूज, बजाज फाइनेंस एग्जिट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो यहां पे देखिए क्या हुआ था कि 2016 के अंदर बजाज फाइनेंस का कोलैबोरेशन हुआ था आरबीएल बैंक के साथ, जहां पे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया था। ये कोलैबोरेशन 5 सालों के लिए हुआ था, ठीक है, जिसे बाद में रिन्यू किया गया 2021 में। साथ ही साथ बजाज फाइनेंस का कोलैबोरेशन आपको डीबीएस बैंक के साथ भी देखने को मिलेगा जून 2022 में। अब हुआ यह कि अप्रैल में आरबीआई ने कुछ डायरेक्शंस दिए। अप्रैल 2022 के अंदर आरबीआई ने कुछ डायरेक्शंस दिए कि भैया को ब्रांडेड पार्टनर के पास, है ना, क्या नहीं होगा भैया, को ब्रांडेड पार्टनर्स के पास ये पावर नहीं होगा कि वो ड्यूज को कलेक्ट कर सके, ठीक है। तो यहां पे इस वजह से यहां पे ये को ब्रांडेड जो पार्टनरशिप है ये खत्म किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज इज रुपे क्रेडिट कार्ड यूपीआई ट्रांजेक्शन डबल इन फर्स्ट 7 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25, यानी कि 24-25 के पहले 7 महीने में जो रुपे नेटवर्क पे है ना, रुपे एंड वीजा, ये दोनों नेटवर्क है। रुपे खुद का है, वीजा जो है वो बाहर का है। तो रुपे नेटवर्क पे जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके ट्रांजेक्शन्स जो है वो डबल हो गए हैं पहले 7 महीने ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2025, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन प्रोसेस थ्रू यूपीआई ऑन रुपे क्रेडिट कार्ड डबल हो रहा है पहले 7 महीने में एज कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सेम पीरियड में, ठीक है। प्रोसेस ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेगा 750 मिलियन, है ना। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस इतना, अमाउंट कितना हो रहा है तो 63825.8 करोड़, है ना। रुपे क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल 2024 में, यानी कि 23-24 में आपको 362.8 बिलियन क्यूमुलेटिव, यानी कि पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन आपको ये देखने को मिलेगा। रुपे जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2012 में लॉन्च किया गया था एंड रुपे क्रेडिट कार्ड को 2017 में इनिशिएट किया गया था। ये डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। Lexus home price index rises by 4.3% amid high interest rate inflation। तो यहां पे देखिए, अगर होम प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की बात करें तो एक स्टैटिस्टिकल डेटा है। स्टैटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एक स्टार्ट है जो कि बताता है, जो कि मेजर करता है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के दाम कैसे बढ़ रहे हैं। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के दाम जो है कितने इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो यहां पे हाउस प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है जो कि 4.34% से बढ़ रही है, 322 पहुंच गई है सितंबर 2024 में फ्रॉम 308.6 इन सितंबर 2023, है ना। तो सितंबर 2023 के मुकाबले सितंबर 2024 में हाउस प्राइस इंडेक्स में इतने का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हाउस प्राइस इंडेक्स जो है ना, पिछले 10 सालों में यानी कि 2014-15 का कंपैरिजन 23-24 से हो रही है, ये 67% इंक्रीज हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ कुछ सिटीज एंड स्टेट्स के बारे में बात की गई है। एनुअल हाउस प्राइस इंडेक्स ग्रोथ वैरिड वाइडली अक्रॉस सिटीज, यानी कि सिटीज के अंदर जो हाउस प्राइस इंडेक्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला है उसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखोगे बेंगलुरु में ये 8.76% है टू डिक्लाइन ऑफ -2.0% इन कानपुर, है ना। तो काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है हाउस प्राइस इंडेक्स के अंदर, ठीक है। हाउस प्राइस इंडेक्स के अंदर आपको वेरिएशन जो है वो देखने को मिलने वाला है। इसकी डेटा जो है वो हाउसिंग.com, लिख लेना, हाउसिंग.com जो है वो रिलीज करती है। हाउसिंग.com इसकी डेटा को रिलीज करती है। इन्फ्लेशन का मतलब आपको पता ही है भैया, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई।
फिनबॉक्स लॉन्चेस इंडस्ट्रीज फर्स्ट अकाउंट एग्रीगेशन बेस्ड डेटा प्लेटफॉर्म। पहली बात तो ये भैया, फिनबॉक्स होता क्या है, फिनबॉक्स है क्या, तो याद रखना ये एक टेक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्क इंटेलिजेंस के बारे में बताएगा, है ना। ये क्या है भैया, ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है ना, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होने वाला है। ये आपको भैया क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्क इंफॉर्मेशन के बारे में आपको चीजें बताने वाला है। तो यहां पे इसने क्या लॉन्च किया है, इंडस्ट्री का पहला अकाउंट एग्रीगेटर बेस्ड प्लेटफॉर्म, जहां पे आप देखोगे कस्टमर डेटा, जिसका नाम क्या है, कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म। तो यहां पे कस्टमर से रिलेटेड सारी बातें होंगी, उसका क्रेडिट स्कोर क्या होगा, है ना, सारी चीजें कस्टमर से रिलेटेड जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है वो सारी चीजें इसमें होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट स्क्रैप्स विंडफॉल टैक्स। देखो विंडफॉल टैक्स क्या होता है, लेट्स से किसी एंटिटी को अपने कोई भी कार्य किए बिना अचानक से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, किसी एंटिटी को अपने, उसने कुछ ज्यादा इनपुट नहीं दिया, वो वही इनपुट दे रहा था। लेट्स से लास्ट ईयर मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आज अचानक से मुझे भैया 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, बट मैंने अपना इनपुट उतना ही दिया जितना मैंने लास्ट ईयर दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें क्या है कि एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स की वजह से या मार्केट के अंदर शिफ्ट की वजह से, है ना, ये प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है ना। इसी के ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाती है, विंडफॉल टैक्स लगाती है। ये लगाया गया था कब, ये लगाया गया था जुलाई 2022 में, जब यूक्रेन रशिया का वॉर जो है वो शुरू हुआ था। यूक्रेन रशिया का वॉर इनिशिएट फरवरी 2022 में हुआ था, जिसके बाद ऑयल प्राइसेस जो है वो कहीं पे राइस हो गई थी, फिर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, फिर रशिया ने हमें माल बेचना शुरू किया, हमने क्रूड ऑयल जो है वो दोनों हाथों से परचेस किया सस्ते दामों पे जब हमने परचेस किया तो उसको उसी रेट पे महंगे दामों पे बेचा। तो बहुत ज्यादा फायदा जो है इंडियन कंपनीज ने, यहाँ पे इंडियन मार्केटिंग कंपनीज ने कमाया, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या किया जा रहा है, वेव ऑफ किया जा रहा है, यानी कि विंडफॉल टैक्स को यहाँ पे खत्म किया जा रहा है। तो पॉलिसी शिफ्ट की वजह से मार्केट में कुछ इश्यू आया, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, ऐसे केसेस में विंडफॉल टैक्स जो है वो लगाया जाता है। एनबीबीएल इंट्रोड्यूसेस नेशनल पेंशन सिस्टम ऑन भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म। तो यहां पे देखिए एनबीबीएल और पेंशन पीफ्रेडा ने, है ना, जो कि पेंशन क्या हो जाएगी, जो कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं भैया, टू इंटीग्रेट एनपीएस एज अ बिलर कैटेगरी ऑन भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म, जिसे हम बीबीपीएस के नाम से जानते थे। यानी कि अब क्या होगा भैया, अब भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से, है ना, जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है ना, एनपीएस का कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, एनपीएस का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं किसके माध्यम से, तो भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसे हम बीबीपीएस के नाम से जानते थे, ठीक है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन का मतलब क्या है, कोलैबोरेशन का मतलब है कि भैया वो इंडिविजुअल्स जो कि एनपीएस में, है ना, अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, वो इस पर्टिकुलर भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म से अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एज ऑफ सितंबर 2024 की बात करूं, एज ऑफ सितंबर 2024 की बात अगर मैं करूं, तो यहां पे आप देखेंगे सब्सक्राइबर बेस कितना है भैया एनपीएस का, तो 38.25 लाख। और वहीं अगर मैं कॉर्पोरेट अकाउंट्स की बात करूं तो ये 21.29 लाख है ना, यानी कॉर्पोरेट्स जो कि अपने एम्प्लॉयज के बिहाफ में जो है एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और ये हम लोग इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कर्नाटका अट्रैक्ट्स, और यहां पे गवर्नमेंट का भी डेटा 94.15 लाख फॉर गवर्नमेंट अकाउंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कर्नाटका अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज $3.54 बिलियन ड्यूरिंग H1, है ना, ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। तो यहां पे देखिए फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी स्टेट कर रही है, कौन सी स्टेट अट्रैक्ट कर रही है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगर कोई एंटिटी या इंडिविजुअल, अगर कोई एंटिटी या फिर इंडिविजुअल है ना, किसी फॉरेन देश के अंदर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है भैया, हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे इनवर्ड यानी कि आया, आउटवर्ड यानी कि गया, तो यहां पे इनवर्ड की बात हो रही है क्योंकि यहां लिखा है इनफ्लोस। तो अप्रैल सितंबर 2024 के बीच में सबसे ज्यादा एफडीआई अकॉर्डिंग टू डीपीआईआईटी
कौन अट्रैक्ट कर रहा है? महाराष्ट्र कितने का? 13.55 बिलियन का, फॉलोड बाय कर्नाटका 3.54 बिलियन, एंड थर्ड नंबर पे आपको तेलंगाना देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अक्टूबर 2019 की डेटा को सितंबर 2024 की डेटा से कंपेयर किया गया है, किसके लिए? सिर्फ कर्नाटका के लिए, जहां पे आप देखोगे 20.79% शेयर है ऑफ ऑल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो। फर्स्ट नंबर पे आपको महाराष्ट्र, थर्ड पे गुजरात, सेकंड पे कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका के बारे में भी यहाँ पे पिछले 5 सालों के बारे में चीजें जो है वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। टॉप इन्वेस्टिंग कंट्रीज बाय एफडीआई, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो टॉप इन्वेस्टिंग कंट्रीज, टॉप एफडीआई कहां से आ रहा है? मॉरिशियस 25%, सिंगापुर 24%, यूएसए जो है वो 10% होने वाला है। नेक्स्ट इज आरबीआई अमेंड्स रूल्स टू इंक्रीज ट्रांजैक्शन लिमिट विया यूपीआई लाइट। तो यहां पे देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, है ना। देखो अगर मैं यूपीआई लाइट की बात करूं, अगर मैं यूपीआई लाइट की बात करूं, लिख देता हूं मैं, अगर मैं यूपीआई लाइट की बात करूं तो इसे कौन इंट्रोड्यूस किया था? ऑब्वियसली भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे इंट्रोड्यूस करेगा। कब? तो 2022 के अंदर। 2022 के अंदर ये क्या है? डिजिटल वॉलेट है। ये क्या है बच्चा? डिजिटल वॉलेट होने वाला है। ये एक डिजिटल वॉलेट होने वाला है, डिजिटल वॉलेट होने वाला है, ठीक है ना। यहां पे इसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो? विदाउट एनी पिन, विदाउट पिन आप अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। विदाउट पिन एक सर्टेन अमाउंट तक, है ना, एक सर्टेन अमाउंट तक ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सर्टेन अमाउंट तक ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके बाद होता है यूपीआई 123। क्या होता है? यूपीआई 123, यूपीआई 123, ठीक है। ये किसके लिए होता है? फीचर्ड फोन के लिए होता है ना। कीपैड्स वाले फोन होते हैं जिसमें प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, उन फीचर्ड फोन के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? यूपीआई 123। ये भी हमने 2022 में लॉन्च किया। किसने किसने? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब यहां पे इनके लिमिट्स की बात की जा रही है, तो कह रहा है पर ट्रांजैक्शन यूपीआई लाइट सीलिंग, जो यूपीआई लाइट है जो कि 2022 में लॉन्च की गई थी, है ना। यहां पे पर ट्रांजैक्शन यानी कि एक बार में आप कितने का ट्रांजैक्शन कर सकते हो? तो एक बार में पहले 500 का ट्रांजैक्शन कर सकते थे, अब 1000 का कर सकते हो। टोटल वॉलेट कैपेसिटी, बेसिकली यहां पे क्या होता है? आप एक वॉलेट मेंटेन करते हो, है ना। जैसे ही वॉलेट में बैलेंस कम हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली इसे टॉपअप करा लेते हो, कर भी सकते हो, या इसे आप सेट भी कर सकते हो, है ना। पार्टनर बैंक के साथ ये टॉपअप करवा लेगा, ठीक है। तो वॉलेट कैपेसिटी पहले 2000 थी, इसे 5000 कर दिया गया। पर ट्रांजैक्शन लिमिट 500 थी, इसे 1000 कर दिया गया। अगर मैं यूपीआई 123 पे की बात करूं जो कि फीचर फोन के लिए था, है ना, इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट पहले 5000 थी, अब इसे 10,000 कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज इंडियाज एक्सटर्नल डेट राइजेस 31 बिलियन टू 647 बिलियन इन 2023। हमारी एक्सटर्नल डेट जो है वो बढ़ते हुई नजर आ रही है, उधारी भैया बढ़ रही है। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024 जहां पे बताया जा रहा है कि 2023 में हमारी जो डेट है, एक्सटर्नल डेट है भैया, वो कितनी है? 646.79 बिलियन। कितनी बढ़ी है? 31 बिलियन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो डेट बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, डेट बढ़ेगी तो भैया कोई हमारा ताऊजी तो लगता नहीं कि इंटरेस्ट फ्री डेट दे देगा, तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो आप देखोगे इंटरेस्ट पेमेंट, डेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ेगा, है ना। इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ेगा। तो 15.08 बिलियन हुआ करता था 2022 में, अब 2023 में 22.54 बिलियन होने वाला है। साथ ही साथ यहां पे डेट स्टॉक की बात की गई है, जिसमें डेट स्टॉक लॉन्ग टर्म में भैया 7% से बड़ा है, शॉर्ट टर्म में भैया ये 126.32 बिलियन पहुंच गया है। डेट स्टॉक का मतलब क्या होता है भैया? लॉन्ग टर्म डेट स्टॉक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, है ना। लॉन्ग टर्म लोन हमने कौन सा लिया है, शॉर्ट टर्म लोन हमने कौन सा लिया है, इसके बारे में भी बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा नाउ पेंशन डिस्पोजिंग बैंक इन वेस्ट बंगाल टू नाउ डिस्पोज ईपीएस पेंशन इन द स्टेट। तो यहां पे देखिए एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा को वेस्ट बंगाल के अंदर पार्टनर बैंक बनाया गया है। पेंशन डिस्पर्स करेगा भैया, सरकार की तरफ से पेंशन को डिस्पर्स करने का काम वेस्ट बंगाल में कौन करेगा भैया? बैंक ऑफ बड़ौदा करेगा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम होने वाला है भैया ये,
नेक्स्ट इस इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है खबर नहीं खबरदार बनो डिजिटल कैंपेन टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड। काफी सारे साइबर फ्रॉड्स के केसेस हमने लगातार देखे हैं। हमने देखा लाओस, कंबोडिया, म्यांमार से, है ना, लोग पिच कर रहे हैं इंडिया के अंदर। फिशिंग देखा हमने, है ना, अलग अलग साइबर थ्रेड्स जो हमने देखे। तो इंडियन बैंक ने कैंपेन को लॉन्च किया है जिसका नाम है खबर नहीं खबरदार बनो, ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सके, लोगों को एजुकेट कर सके। ठीक है, याद रखना ये कंसेप्ट किसने दिया है? गोल्ड माइन एडवर्टीजिंग। ठीक है, अवेयरनेस फैलाना बेसिकली। न्यूज रियो डॉट मनी लॉन्चेस यूपीआई ऐप एंड पार्टनर्स विद यस बैंक एलपीसीआई टू इंट्रोड्यूस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो देखो भैया क्या हुआ है, रियो प्लस यस बैंक प्लस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है को ब्रांडेड यस बैंक रियो रुपे क्रेडिट कार्ड, यानी कि रुपे नेटवर्क में से लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, आप देखोगे कार्ड अलाउस यूजर्स टू मेक यूपीआई पेमेंट एट ओवर 100 मिलियन मर्चेंट लोकेशन। तो आप देखोगे इस क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स आप अपने यूपीआई एप्लीकेशन में फीड करिए एंड मर्चेंट्स को पेमेंट करिए। 100 मिलियन मर्चेंट लोकेशंस को आप पेमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप देखोगे इसमें कोई भी फीस नहीं होगा, है ना, रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा एंड क्रेडिट लिमिट भी मिलने वाला है 5 लाख तक। ये भैया फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा टायर 2 टायर 3 सिटीज के अंदर। आओ भाऊजी, नदन आर्क सिक्योर 65 मिलियन डेट कमिटमेंट फ्रॉम ग्लोबल फर्म फॉर क्लाइमेट फंड। तो भैया क्लाइमेट फंड का नाम मतलब होता है हम उन पैसों में, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इस फंड का इस्तेमाल करेंगे जो कि एनवायरमेंट को इंपैक्ट नहीं करेगा, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो नदन आर्क सिक्योर 65 मिलियन का आप कह सकते हैं लोन, है ना, फ्रॉम ग्लोबल डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, आप देखोगे 50 मिलियन जो है यूएसआईडीएफसी से मिलेगा, 15 मिलियन जो है वो ओईईबी ऑस्ट्रेलिया से मिलेगा। कौन कौन से एंटिटीज है देख लो आप, है ना। आप देखो ओईबी 50 मिलियन ओईबी है ना, एंड इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो 50 मिलियन मिलने वाला, टोटल 65, 50 15 65 हो गया। ठीक है, आई कैश फ्री लॉन्चेस पायलट फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। है जा, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए कैश फ्री ने क्या लॉन्च कर दिया भैया? तो कैश फ्री, अगर आपको याद हो, ये पहली कंपनी है जिसको पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस ग्रांट किया गया था, है ना। तो कैश फ्री अब क्या कर रही है? कैश फ्री जो है ऐसे कस्टमर्स जो कि बाहर के हैं, है ना, और इंडिया में पैसा भेजना चाहते हैं, तो टैप कस्टमर्स हुआ बेस्ड आउटसाइड इंडिया एंड वांट टू पेमेंट्स इन द कंट्री, उनको टैप करने के लिए, उनको केटर करने के लिए यहाँ पे कैश फ्री ने लॉन्च किया है, जिसमें आप देखोगे कैश फ्री के साथ ये सारी एंटिटीज जो है वो ज्वाइन कर चुकी है। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024, है ना, 129 बिलियन वर्थ ऑफ रेमिटेंस भारत में आने वाला है। कब भैया? 2025 तक रेमिटेंस। बिटकॉइन हिट्स अ माइलस्टोन, कितना? $1 लाख भैया बिटकॉइन। आइए, तो कह रहा है बिटकॉइन हैज क्रॉस द $1 लाख मार्क, सर्ज 50% इन पास्ट मंथ अलोन एंड गेव 144% वाईटीडी रिटर्न। तो यहां पे आप देखेंगे, है ना, 1 लाख का मार्क, यानी कि इसकी वैल्यूएशन की बात की जा रही है। जैसे अभी प्रेजेंट में $97,000 के आसपास इसकी वैल्यूएशन चल रही है, एक बिटकॉइन की वैल्यूएशन। ठीक है, बट आप देखोगे क्योंकि पिछला न्यूज है ये, है ना, तो 50% पास्ट मंथ से ये बड़ा है इसकी वैल्यू। ठीक है, ब्लैक रॉक विच इज गोइंग टू बी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ब्लैक रॉक क्या है भैया? एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। आप देखोगे 5 लाख बिटकॉइंस जो है भैया ये इसके अंडर मैनेजमेंट में है ना। 5 लाख बिटकॉइंस जो है, 5 लाख बिलियन वर्थ ऑफ 5 लाख बिटकॉइंस जो है वो एसेट मैनेजमेंट में है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। स्पॉट बिटकॉइन has surpassed 5 लाख बिटकॉइन एसेट अंडर मैनेजमेंट इक्वलिंग टू 48 बिलियन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। ब्राजील एंड रशिया जो है वो बिटकॉइन को एज अ रिजर्व जो है वो रखने का काम कर रही है। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था, याद रखना, 2009 के अंदर। ठीक है, भारत पे लॉन्चेस शील्ड टू प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम डिजिटल ट्रांजैक्शन फ्रॉड, है ना। तो यहाँ पे शील्ड इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया भारत पे के द्वारा। किस लिए? तो ये डिजिटल फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे एक इंश्योरेंस कवरेज स्कीम है बेसिकली, जहां पे आपको 5,000 तक के ट्रांजेक्शन के लिए, है ना, आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए आपको 19 रुपए पर मंथ जो है वो क्या देना पड़ेगा भैया? प्रीमियम अमाउंट तो देगो ही, है ना। आइए, प्लस जो फर्स्ट टाइम यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको 1 महीने का कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है ना, ये बात ध्यान में रखना है। आरबीआई इंटेंसिफाइड रेगुलेटरी एक्शन अगेंस्ट बैंक्स इन 2024। तो यहां पे देखिए आरबीआई जो है वो कुछ
बैंक्स के ऊपर जो है वो पेनल्टी इंपोज कर रहा है। देखते हैं भैया कौन से वो बैंक्स हैं। तो आरबीआई इंटेंसिफाइड रेगुलेटरी एक्शन अगेंस्ट बैंक्स इन 2024, है ना। कल्मिनेटेड इन फाइन्स, टोटल इतने करोड़ का फाइन यहाँ पे इंपोज किया गया है एज ऑफ 6 दिसंबर 2024। अगर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा पेनल्टी जो है वो यूको बैंक के ऊपर इंपोज किया गया है, कितना 2.68 करोड़। ठीक है, तो सभी बैंक्स देखने को मिलेगी, स्टेट बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इन सब के ऊपर पेनल्टी इंपोज किया गया है। और अगर मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा पेनल्टी इंपोज किया गया है एक्सिस बैंक के ऊपर, कितना 1.91 करोड़, है ना, फॉर नॉन कॉम्प्लायंस ऑब्वियसली, है ना। भैया बाऊजी बाऊजी की बात नहीं मारोगे, पप्पा की बात नहीं मारोगे तो भैया बात तो मुआवजा तो देना पड़ेगा। IDFC फर्स्ट बैंक एलिवेट्स कस्टमर एक्सपीरियंस विद इंडिया का फर्स्ट AI पावर्ड इंटरैक्टिव एवेटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एवेटर कहां पे लॉन्च किया गया है? IDFC फर्स्ट बैंक के जुहू वाले ब्रांच में। जुहू कहां है सर? जुहू जो है ये मुंबई के अंदर है। रिसेंटली अगर आपको याद हो, डेली अगर क्लास ले रहे हो तो अगर आपको याद होगा, इसके 5 और सिटीज के अंदर, 5 और भी सिटीज के अंदर, है ना, 10 ब्रांचेस में भी इस एवेटर को लॉन्च किया जा रहा है। एवेटर किसका है भैया? अमिताभ बच्चन जी का है। किसका है एवेटर? अमिताभ बच्चन जी का ये एवेटर होने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अपॉइंट्स वैभव चतुर्वेदी एज आरबीआई रिप्रेजेंटेटिव ऑन आईबीबीआई। क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आओ इसके बारे में कुछ बात करते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक, इससे स्टैट्यूटरी पावर मिलता है किसके थ्रू? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016, है ना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016 के थ्रू इसे स्टैट्यूटरी पावर मिलता है। ये क्या करेगा भैया? इसका काम क्या है भैया? इसका काम है प्रोसीडिंग्स करना। किसका? इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। ये क्या करेगा? इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स करने का काम करेगा। रवि मित्तल साहब आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। कौन? रवि मित्तल साहब। इसके पास 2 पोर्टल है, ध्यान में रखना। इसके पास 2 पोर्टल है जिसके इस्तेमाल से ये प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेगा। एक का नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, लिख लो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, ट्रिब्यूनल, है ना। एंड दूसरा हो जाएगा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, है ना। ये एक लिक्विडेटर को भी अपॉइंट करता है बच्चा। ये एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा जो कि क्या करेगा भैया? जो कि वाइंड अप करने का काम करेगा जिस कंपनी की यहां पे बात हो रही थी। अरे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स किसके ऊपर चलाई जाएगी? जो अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर पा रहा है, तो भैया उसके बिजनेस को वाइंड अप करना जरूरी है। उसके लिए एक लिक्विडेटर होगा जो ये सारी प्रोसीडिंग्स को देखने का काम करेगा। पढ़ते हैं, है ना। इस यहाँ पे एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है इसके द्वारा, याद रखना, जुलाई 2024 के अंदर, ठीक है, जुलाई 2024 के अंदर एक पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया गया था। खैर, आरबीआई टू अलाउ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू एक्सटेंड क्रेडिट लाइन थ्रू यूपीआई, है जी, क्रेडिट लाइन थ्रू यूपीआई, है ना। तो यहां पे क्या किया गया है? स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात हो रही है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेन काम क्या था भैया? स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेन काम था क्या करना? स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेन काम था भैया, है ना, जो ऐसे एरियाज है ना, जैसे रूरल एरियाज है, वहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन को इनहांस करना, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को इनहांस करना। तो यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, है ना, ऐसे एरियाज में जहां पे जहां पे बैंकिंग पेनिट्रेशन कम हो, जहां पे बैंकिंग पेनिट्रेशन जो है कम देखने को मिल रही हो, बैंकिंग पेनिट्रेशन जो है वो कम देखने को मिल रही हो। याद रखना, ये गवर्न होता है, ये गवर्न किया जाता है, इसको देखा जाता है अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ, अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 एंड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। बट याद रखना, इसे स्टैब्लिश किया जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास अब क्या अधिकार आ गया है कि वो क्या कर सकते हैं भैया? प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू यूपीआई। प्री सैंक्शन यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको, आप एज अ कस्टमर है तो आपको प्री सैंक्शन अमाउंट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर क्रेडिट स्कोर वगैरह, ठीक है, आप कितने क्रेडिट वर्दी हो। New artificial intelligence tool MoolHunter.ai by RBI to help reduce digital fraud. Again एक
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल को इनिशिएट किया गया है जिसका नाम है MoleHunter.ai। ठीक है, ये क्या करेगा, डिजिटल फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स है ना, इसको कम करने का काम करेगा। ठीक है, ये इन अकाउंट्स को देखने का काम करेगा जिन्हें हम मूल अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। ये मूल अकाउंट्स बेसिकली जो है वो अकाउंट्स है जो कि क्रिमिनल्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो है इसका टारगेट है। आरबीआई इंट्रोड्यूसेस न्यू इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क। तो यहां पे देखिए न्यू इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क को इंट्रोड्यूस किया गया है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, देखो अभी तक क्या चलता था इंटरनेशनल मार्केट में, जो इंटरनेशनल मतलब अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूं तो यहाँ पे लिबोर चलता था। क्या चलता था भैया, लिबोर, जिसे हम लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट के नाम से जानते थे। ठीक है, बट इंडिया के अंदर भैया इंडिया के अंदर 1998 में इंट्रोड्यूस किया गया माइबोर इंट्रोड्यूस किया। अब इसी माइबोर को जो रिप्लेस करेगा वो कौन करेगा, SORR रिप्लेस करेगा। ठीक है, ये बेसिकली वो रेट्स होते हैं, वो रेट्स होते हैं है ना, जो कि शॉर्ट टर्म लेंडिंग के काम आता है, शॉर्ट टर्म लेंडिंग के काम आते हैं, है ना। दो बैंक्स है भैया, डोमेस्टिक लेवल पे दो बैंक्स है ना, ये तो इंटरनेशनल के लिए था भैया। इंटरनेशनल लेवल पे कोई बैंक्स, तो बैंक को लिक्विडिटी की कमी आ रही है ना, 24 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए लोन लेना है तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लेगा भैया। इंडिया में भी इस चीज की जरूरत पड़ी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना है तो इस पर्टिकुलर रेट पे वो लोन ले लेगा। ठीक है, बट इसकी पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, ये सिर्फ 2% एंटिटीज को जो है वो कवर करता था, एनबीएफसीज वगैरह को कवर नहीं करता था। इसी वजह से यहाँ पे है ना SORR को इंट्रोड्यूस किया गया है, SORR को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि 98% एंटिटीज को ये कवर करने वाला है ना। ये वो रेट होता है, ठीक है, जिस रेट पे शॉर्ट टर्म लेंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है। बैंक मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेने जा रहा है तो उसको इंटरेस्ट रेट तो मिलना चाहिए, तो ये वो इंटरेस्ट रेट होता है। तो यहाँ पे देखिए आरबीआई टू फ्लोट अ न्यू इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क नेमली सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट, है ना, SORR, ये बात रखना, याद रखना। ठीक है, एक कमेटी को फॉर्म किया गया था जिस कमेटी को लीड कर रहे थे रामनाथन सुब्रमण्यम जो कि आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ठीक है, SORR जो है किसको रिप्लेस करेगा, माइबोर को रिप्लेस करेगा, जो कि जिसका नाम था मुंबई, है ना, मुंबई कुछ था, है ना, याद रखना। माइबोर का नाम फुल फॉर्म क्या था एक बार देख लेते हैं, मुंबई तो इंटरबैंक आउटरेट रेट। ठीक है, आइए नेक्स्ट इज एसबीआई कार्ड सरपासेस माइलस्टोन ऑफ 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड इन सर्कुलेशन। एसबीआई के आप देखोगे 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड जो है वो सर्कुलेशन में है ना, 20 मिलियन या मैं कहूं 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड जो है वो एसबीआई के सर्कुलेशन में है। एसबीआई ने अपना क्रेडिट कार्ड बिजनेस 1998 में शुरू किया था। ठीक है, आप देखोगे एसबीआई कार्ड ग्रो 25% CAGR इन कार्ड्स इन फोर्स एंड 26% CAGR इन स्पेंडिंग, है ना। तो कार्ड इन फोर्स एंड स्पेंडिंग में आप देखोगे 25% 26% के रफ्तार से आगे देखने को मिल रहा है। सेकंड लार्जेस्ट कार्ड इशुअर है कौन, एसबीआई। फर्स्ट नंबर पे आपको एचडीएफसी देखने को मिलेगा, थर्ड पे आपको एक्सिस बैंक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज इज अमिड हाई इन्फ्लेशन आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई होगी, है ना, जिस मीटिंग में डिसाइड किया होगा कि रेपो रेट को 6.5% ही रखना है, 6.5% रखना है। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है वहां पे रेपो रेट को 6.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया है। एक बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को फिलहाल कम किया गया है। बट पुरानी न्यूज है तो यहाँ पे एमपीसी 6.5% है। ठीक है, साथ ही साथ फाइनेंशियल 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% की रफ्तार से होगी। इन्फ्लेशन जो है वो बड़ा है 4.8%, 30 बेसिस पॉइंट से। इन्फ्लेशन दो टाइप की होती है, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन एंड एक क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, जिसे हम रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इंटरेस्ट रेट सेलिंग ऑन एफसीएनआर डिपॉजिट हाइक टू अट्रैक्ट कैपिटल। तो यहाँ पे एफसीएनआर भैया अगर कोई फिक्स डिपॉजिट एफसीएनआर बी यानी कि बैंक, है ना, इसने किसको रिप्लेस किया, एफसीएनआर ए को रिप्लेस किया। याद रखना एफसीएनआर ए को। यहाँ पे जो है फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हो, 1 से 5 साल का यह फिक्स डिपॉजिट होगा, है ना। आपके इंटरेस्ट पे जो भी आप इंटरेस्ट गेन करोगे, इंटरेस्ट गेन पे कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं लगेगा, है ना। कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे अगर आप टेन्योर से पहले
अपने एफडी को ब्रोक करवा लेते हो, बट कम से कम 1 साल तो रखना पड़ेगा, वरना कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नो इंटरेस्ट। समझ गए बात को? अगर एक फॉरेन, और याद रखना यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो फॉरेन करेंसी में होगा भैया, फॉरेन करेंसी में होगा, क्योंकि फॉरेनर इन्वेस्ट करेगा, है ना। कोई यूरोपियन कंट्री का होगा तो यूरो में होगा, है ना, यूएसए का होगा तो डॉलर्स में होगा। तो एफसीएनआरबी, जिसने एफसीएनआरए को रिप्लेस किया, है ना, तो ये सबसे अच्छा होता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में ही इन्वेस्टमेंट होगा, 1 से 5 साल का टेन्योर है, ठीक है। इसमें जो इंटरेस्ट आप गेन करोगे उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं लगेगा, बट कम से कम 1 साल तक आपको रखना होगा, वरना आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर टेन्योर से पहले, आप 4 महीने पहले, 2 साल पहले अगर आप फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करवाते हो तो आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा गया था भैया, तो यहाँ पे आरबीआई टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट सेलिंग ऑन फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट टू अट्रैक्ट मोर कैपिटल इनफ्लो। तो भैया हम लोग, है ना, फॉरेन करेंसी को इनफ्लो करवाना चाहते हैं, फॉरेन करेंसी को इनफ्लो कराना चाहते हैं। जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी उतनी हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो ट्रेड में जो है आसानी हो जाएगा। तो इसकी इंटरेस्ट रेट सीलिंग्स को यहाँ पे इंक्रीज करने की बात जो है वो की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज इज ईसीबी नेट इनफ्लो राइज टू 7.9 बिलियन इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 फ्रॉम 6.8 बिलियन इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो यहाँ पे ईसीबी का मतलब होता है भैया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, है ना। यहाँ पे ईसीबी का मतलब क्या है, एक्सटर्नल है ना, ईसीबी का मतलब होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये भैया याद रखना, ये रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा। फॉरेन एक्सचेंज आपने सुना होगा, फेमा फेरा एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा इसे गवर्न किया जाता है, गवर्न किया जाता है। बट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होती क्या है भैया, तो याद रखना एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जो है ना, ये लोन होता है जो कि नॉन रेसिडेंट इंडियन से लिया जाता है, ठीक है। नॉन रेसिडेंट इंडियन से लिया जाता है 3 सालों के लिए, 3 सालों तक का ये लोन हो सकता है, ठीक है। ऑटोमेटेड रूट से लिया जा सकता है ना, या आरबीआई के अंडर लिया जाता है। 3 साल की इसकी मेच्योरिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एज पर आरबीआई डेटा नेट इनफ्लो थ्रू ईसीबी रोज 7.9 बिलियन अक्टूबर से लेकर सितंबर 2024 फ्रॉम 6.8 बिलियन इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो आप देखोगे ये इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। ईसीबी फॉर इंपोर्ट लोकल सोर्सिंग ऑफ कैपिटल गुड्स स्पेक्ट 1.3 बिलियन, ठीक है। साथ ही साथ भैया अलग अलग पर्पस के लिए लिया जाता है, तो ये पर्पस भी आपके सामने लिखी गई है। नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक राइट ऑफ टच्ड 7 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल 2020-25। तो आप देखोगे फाइनेंशियल 2020-25 के बीच में, है ना, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने राइट ऑफ किया है किसका, लोन का। ऐसे लोन जो 3 महीने तक आपने जिसका इंटरेस्ट प्रिंसिपल नहीं दिया हो, वो लोन एनपीए हो जाता है। बट ये एनपीए जो है वो बैंक्स के, है ना, जो बैंक्स की जो अकाउंट्स है उसमें तो दिखती रहती है। तो उन अकाउंट्स को क्लियर करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो लोन को राइट ऑफ कर रही है, वेव ऑफ नहीं कर रही है। वेव ऑफ सिर्फ किसानों का होता है, लोन राइट ऑफ होता है जब आप बैलेंस शीट से उन अकाउंट्स को निकाल देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पीरियड में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 2019-20 से लेकर 2024-25 के बीच में 7 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ किया है, ठीक है। दिस बैंक्स रिकवर्ड 5 लाख करोड़ ऑफ द एनपीए ड्यूरिंग सेम पीरियड। इसी सेम पीरियड में 5 लाख करोड़ का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भी रिकवर यहाँ पे किया है। बैंक्स राइट ऑफ एनपीए दैट हैव फुल प्रोविजन मेड फॉर 4 years। वेरियस रिकवरी मैकेनिज्म जो है वो डेट ट्रिब्यूनल, रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के पास वगैरह जाओगे, अपने लोन को जो है वो आप बेच दोगे, है ना। ये सारी चीजें होंगी जिसमें आपको, आप देखो 15% आपको उसमें मिल जाता है, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मिल जाती है। ऑप्शन टी प्लस ओ सेटलमेंट साइकिल शैल बी मेड अवेलेबल टू टॉप 500 स्टॉक्स। जो 500 सबसे बड़े स्टॉक्स होंगे जिनकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा होगी, उसके लिए आपके पास टी प्लस ओ सेटलमेंट साइकिल होगा, जहां पे आप स्टॉक्स जो है वो एक ही दिन में खरीद सकते हो, एक ही दिन में बेच सकते हो। ये इंप्लीमेंट हो जाएगा कब तक, 31 दिसंबर तक ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। 31, हाँ ठीक है। आइए, HSBC इंडिया लॉन्चेस क्रेडिट कार्ड फॉर ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग। जो HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है HSBC प्रिव, एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड होने वाला है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स के लिए, एक्सक्लूसिव क्लाइंट के लिए लॉन्च किया जा रहा है। मास्टर कार्ड एंड HSBC इंडिया के बीच में ये कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है महिला स्वावलंबन स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे ऐसी महिलाएं, है ना, जो कि ऐसी महिलाएं जो कि बिजनेसेस चला रही हैं, ठीक है,
उनके लिए यहाँ पे महिला स्वावलंबन, बड़ौदा महिला स्वावलंबन स्कीम है ना, एंड बड़ौदा स्मार्ट ओडी फॉर जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमईज है ना। तो देखिए बड़ौदा महिला स्वावलंबन किसके लिए, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। बड़ौदा स्मार्ट ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमईज, जो उन्होंने जीएसटी में रजिस्टर करा रखा है उनके लिए ये दो स्कीम है। ऑल्सो आप देखोगे 2 दिनों का नेशन वाइड क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम चला रही है, ठीक है। स्पॉट लोन्स जो है वो सैंक्शंस किए गए हैं, जहां पे बहुत कम कोलैटरल वगैरह की जरूरत होती है, इमीडिएटली आपको पैसे मिल जाते हैं, है ना। एंड मोबिलाइज लीड्स टू मोर देन 6200 करोड़। बड़ौदा स्मार्ट ओवरड्राफ्ट में देखो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, आधी लाख से लेकर 25 लाख तक का आप लोन ले सकते हो, 10% का इंटरेस्ट है, 12 मंथ का टेन्योर है। बड़ौदा महिला स्वावलंबन एक लोन स्कीम है, 9.15% का इंटरेस्ट रेट, 20 लाख से 7.5 करोड़ का लोन ले सकते हो, 50% आपको यहाँ पे रिबेट मिलने वाला है। आइए, आईसीआईसी बैंक साइंस एमओयू विद कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे आईसीआईसी बैंक एंड कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है एक एमओयू साइन कर रही है अपने कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एंड ऑल के लिए, ठीक है। आइए, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। एसबीआई चीफ टू हेल्प पैनल टू रिकमेंड फ्रेश लिस्ट ऑफ अकाउंट फॉर एनएआरसीएल यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे डीएफएस जो है कमेटी को स्टैब्लिश करेगी, ठीक है। उन अकाउंट्स से रिलेटेड रिकमेंडेशन इस कमेटी देगी कि कौन से अकाउंट्स को एनआरसीएल यानी कि बैड बैंक को ट्रांसफर किया जाएगा। इस कमेटी को लीड करेंगे एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेट्टी साहब। पहले कौन थे, दिनेश खारा साहब, ठीक है। अब अभी तक देखो कि 22 अकाउंट्स को जो है वो एनआरसीएल ने अडॉप्ट कर लिया है, 9571 करोड़, है ना। जब बैंक के लिए कोई अकाउंट एनपीए हो जाता है तो वो इसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास भेज दी जाती है, जिसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है वो 15% अमाउंट कैश में दे देती है, बाकी 85% जो है गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज के फॉर्मेट में बैंक को दे देती है, डिस्काउंटेड प्राइस पे लिया जाता है। आउटवर्ड एफडीआई की बात हो रही है, तो एफडीआई के बारे में हमने डिस्कस किया कि भैया वो इन्वेस्टमेंट जब एक, लेट्स से मैं एक इंडिविजुअल हूं या कोई एक कंपनी किसी फॉरेन कंट्री में, है ना, इन्वेस्ट कर रही है, उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, इसे हम एफडीआई कह रहे हैं। तो यहाँ पे आउटवर्ड एफडीआई की बात हो रही है, तो आउटवर्ड एफडीआई जो है कम हुआ है, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। कितना है भैया, तो इन नवंबर 2024 इट इज 2.28 बिलियन और नवंबर 2023 में ये 4.17 बिलियन था, ठीक है। याद रखना एफडीआई के अंदर इक्विटी होता है, लोन होता है एंड गारंटी होता है, इसके कंपोनेंट्स है बेसिकली। बॉब कार्ड लॉन्चेस प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है टियारा, किसके लिए, महिलाओं के लिए, है ना। तो बॉब कार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है टियारा क्रेडिट कार्ड, है ना। कौन से नेटवर्क पे, रुपे नेटवर्क पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पिंकाथॉन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके क्रिएटर थे मिलिंद सोमन, और यहीं पे बॉब कार्ड को लॉन्च किया गया, ठीक है। Next is HSBC, World Bank, IFC launch 1 billion trade finance program for emerging markets। तो यहाँ पे ट्रेड फाइनेंस प्रोग्राम है जो कि HSBC एंड वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लॉन्च कर रही है। कितने वर्थ का, 1 बिलियन का, ठीक है। कितने वर्थ का, 1 बिलियन का। तो आप देखोगे एमर्जिंग मार्केट्स 20 कंट्रीज जो कि एमर्जिंग कंट्रीज हैं, जहां पे अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट देखने को मिलेगा, वहां पे इसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा $1 बिलियन का। Standard Chartered Bank launches FEMA Center of Excellence and Digital FEMA Document Repository on Straight to Bank। तो यहाँ पे Standard Chartered Bank जो है, ये Standard Chartered Bank जो है इंडिया, इसने लॉन्च किया है FEMA COE proposition to help clients navigate and comply with dynamic regulatory environment, है ना। तो फेरा FEMA से रिलेटेड हमने चीजें जो है वो डिस्कस की थी, है ना। नेक्स्ट इज आरबीआई इंक्रीजेस कोलैटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन लिमिट फ्रॉम 1.6 to 2 लाख, ठीक है। तो कोलैटरल फ्री लोन, देखो किसानों को पैसा दिया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कोलैटरल फ्री लोन की बात की जा रही है, जहां पे पहले कोलैटरल फ्री लोन 1.6 लाख का था, अब 2 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आईएसजी यानी कि इन सॉल्यूशन ग्लोबल गेट्स आरबीआई नॉट टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस जो है वो किसको मिल गया, इन सॉल्यूशन ग्लोबल को, जो कि जेपी मॉर्गन से बैक्ड है, यानी कि जेपी मॉर्गन की फंडिंग होगी इसमें, ठीक है। आरबीआई के द्वारा इससे पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल रहा है। यस बैंक ने लॉन्च किया है यस बिजनेस, ठीक है। जहां पे आप देखोगे एमएसएमईज को सभी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी एक ही रूफ के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आइरिस बिज जो कि एक डिजिटल इंटरफेस है, प्रोवाइडिंग वेरियस इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन टू बोथ सिंप्लीफाई सर्टेन बिजनेस ऑपरेशन। तो बिजनेस ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आइरिस बिज एंड यस बिजनेस जो है ये सर्विस, सभी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की बात करूं, है ना, तो यहाँ पे वो बास्केट ऑफ गुड्स की बात होती है ना, वो बास्केट ऑफ कमोडिटीज की बात होती है जो कि होलसेल मार्केट पे बेची जा रही,
ठीक है। 2011-12 इसका बेस ईयर होता है। अगर मैं वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन या सीपीआई की बात करूं तो वहां पे वो गुड्स एंड सर्विसेज होती है जो कि कंज्यूमर जो है कंज्यूम करता है। फर्दर जो है हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं रूरल सीपीआई एंड अर्बन सीपीआई, क्योंकि दोनों का कंजप्शन जो है वो अलग होता है, यानी कि दोनों की बास्केट जो है वो अलग होते हैं। तो यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है ये 3 मंथ में सबसे लो 1.89% हुआ है। कब? नवंबर 2024 में। अक्टूबर 2024 में ये 2.4% था, ठीक है। तो आप देखोगे जो इन्फ्लेशन टारगेट होता है ना, ये 4+2 -2 का होता है। 4+2 -2 इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो बेहतरीन होता है, ठीक है। अर्ज किया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूजन सॉफ्टवेयर ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल कैप्टिव फाइनेंस सॉल्यूशन। ये कैप्टिव फाइनेंस सॉल्यूशन किसके लिए लॉन्च किया गया है होगा? तो कैप्टिव फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनबीएफसी के लिए। तो यहां पे कैप्टिव फाइनेंस सॉल्यूशन किसके लिए? तो कैप्टिव फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कैप्टिव फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोन, दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि लोन एंड ऑल जो है वो देती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्टिव फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड एनबीएफसी के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैप्टिव फाइनेंस सॉल्यूशन को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है न्यूजन सॉफ्टवेयर के द्वारा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है तो इनको लीज करने में, लोन प्रोवाइड करने में चीजें आसानी होने वाली है, ठीक है। तो चीजों को आसान बनाना है। कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्चेस बिजलैब एक्सेलरेटर टू प्रोपेल स्टार्टअप टुवर्ड्स स्केलेबल ग्रोथ। तो यहाँ पे भैया याद रखना, यहां पे कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसने लॉन्च किया है बिजलैब, कोटक बिजलैब एक्सेलरेटर प्रोग्राम अंडर इट सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ना, याद रखना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उन चीजों का ऑपरेशंस होता है, उन चीजों को अंडरटेक किया जाता है जहां पे इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखा जाता है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है, प्लस के साथ प्रॉफिट कमाने की बात की जाती है। तो यहां पे कोटक बिजलैब ने अपना एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम को लॉन्च किया है अंडर इट्स सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट सीक्स टू सपोर्ट अप टू 1000 स्टार्टअप्स। 1000 स्टार्टअप्स को यहां पे इससे मदद मिलने वाला है, जिसमें आप देखोगे एक्सेलरेशन सपोर्ट, ग्रांट एंड ऑल सब कुछ दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, आरबीएल बैंक ने रीअपॉइंट किया है आर सुब्रमण्यम को एज इट्स एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो यहां पे आर सुब्रमण्यम साहब को 3 साल के लिए। नेक्स्ट न्यूज, देखो हम लोग ना रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं तो चीजों को इसी तरीके से आप रिवाइज करते भी हो और किया भी जाना चाहिए। नेक्स्ट इज डीपीआईटी साइंस एमओयू विद एचडीएफसी बैंक टू स्ट्रेंथन स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड फोस्टर इनोवेशन। टू डीपीआईटी एंड एचडीएफसी बैंक, है ना, इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हो रहा है जहां पे हम लोग स्टार्टअप्स को एम्पावर करने वाले हैं। कैसे? तो हाई वर्ल्ड क्लास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इनको प्रोवाइड करेंगे, मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करने की भी बात की जा रही है। सेबी ने प्रपोज किया है मित्रा। मित्रा का मतलब है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ये क्या काम करेगा? ये इन्वेस्टर्स को ट्रेस करने का काम करेगा। ऐसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, ठीक है, ऐसे म्यूचुअल फंड फोलियोज, ठीक है, म्यूचुअल फंड फोलियोज। जब आप म्यूचुअल फंड परचेस करते हो तो आपको एक फोलियो नंबर दिया जाता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड फोलियोज, है ना, जो कि इनएक्टिव है उनको ट्रेस करने का काम करेगा, जो कि अनक्लेम्ड है उसको ट्रेस करने का काम करेगा। कौन सा प्लेटफॉर्म? तो मित्रा प्लेटफॉर्म कौन इनिशिएट कर रहा है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट विल बी डेवलप्ड बाय रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स। तो इसे रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स के द्वारा ही डेवलप किया जाने वाला है, ठीक है, इनएक्टिव फोलियोज के लिए। इंडियन बैंक लोन राइट ऑफ इन पास्ट 10 साल। तो पिछले 10 सालों में इंडियन बैंक्स ने कितना लोन राइट ऑफ किया है? 2 शब्द सुनने को मिलते हैं, एक राइट ऑफ और एक होता है वेव ऑफ। याद रखना वेव ऑफ कब किया जाता है? तो वेव ऑफ जो है वो बैंक एंड आरबीआई के डिसीजन के बाद किया जाता है ना। राइट ऑफ जो है ये सिर्फ बैंक के डिसीजन से किया जाता है। राइट ऑफ के केस में क्या होता है? बैंक अपनी, है ना, एनपीओ को अपने अकाउंट से बाहर कर देती है। बैंक अपनी एनपीओ को अपने अकाउंट से, बैलेंस शीट से बाहर कर देती है ताकि उसका
बैलेंस शीट जो है वो सही दिखे, ठीक है। दूसरी चीज, इस केस में यानी कि राइट ऑफ के केस में जो कोलैटरल आपने रख के लोन लिया था, जो लोन अब एनपीए हो चुका है क्योंकि आपने 3 महीने तक उसका प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पे नहीं किया है, ठीक है, तो वो कोलैटरल को बेच भी सकती है। और अगर कोलैटरल फ्री लोन था, ऐसे केसेस में है ना, उसको रिकवरी करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को डिस्काउंटेड प्राइस पे ये लोन जो है दे दिया जा सकता है। वेव ऑफ की केस जो है वो सभी के साथ नहीं होता है। लेट्स से कोई किसान है ना, लेट्स से किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में बहुत सारे किसान थे, वहां पे बहुत ज्यादा फ्लडिंग का सिचुएशन हुआ जिसकी वजह से सभी की खेती खराब हो गई। ऐसे केसेस में उनके लोन्स को माफ कर दिया जाता है, बट ये डिसीजन आरबीआई एंड बैंक दोनों मिलकर लेती है। तो पिछले 10 सालों में इंडियन बैंक्स ने कितना लोन राइट ऑफ किया है इसकी बात हो रही है। तो फाइनेंशियल ईयर 15 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 के बीच में 12.3 लाख करोड़ का लोन जो है यहाँ पे राइट ऑफ किया गया है। ऑफ दिस 53% विच इज 6.5 लाख करोड़ राइट ऑफ जो है ये पब्लिक सेक्टर बैंक कर रही है पिछले 5 सालों में, ठीक है। तो इसमें से आप देखोगे 53% यानी कि 6.5 लाख करोड़ जो है अकेला पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो राइट ऑफ कर रही है पिछले 5 सालों में। लोन राइट ऑफ बाय बैंकिंग सेक्टर है ना, ये फाइनेंशियल ईयर 2019 में पीक पे पहुंच गया था, यानी कि फाइनेंशियल 2019 18-19 में सबसे ज्यादा राइट ऑफ के केसेस देखने को मिले। सबसे कम राइट ऑफ के केसेस फाइनेंशियल ईयर 2024 में यानी कि 23-24 में सिर्फ 1.7 लाख लोन जो है वो राइट ऑफ किए गए। ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। पूरा डेटा अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो ये सेशन 5 घंटे का हो जाएगा बाबूजी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे एज पर द आरबीआई ग्रॉस एनपीए यानी कि जो आपका एक्चुअल एनपीए होता है इसमें से प्रोविजन माइनस कर दोगे तो वो आपका नेट ग्रॉस एनपीए से प्रोविजन माइनस करोगे तो नेट एनपीए आपका कैलकुलेट होता है। ग्रॉस एनपीए एज ऑफ सितंबर 30 2024 और पब्लिक सेक्टर बैंक इतना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात की जा रही है, एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ग्रॉस एनपीए इतनी होने वाली है, ये बात भी ध्यान में रख लो। एंड सबसे ज्यादा यहाँ पे लोन राइट ऑफ 5 ईयर पीरियड में जहां पे इतना का लोन राइट ऑफ हुआ था है ना, वो एसबीआई कर रही है लगभग 2 लाख करोड़ का, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया टॉप ग्लोबल रेमिटेंस रेसिपिएंट विद 129 बिलियन इनफ्लो इन 2024। तो यहां पे देखिए रेमिटेंस आ रहा है, चाचा ताऊ भाई बहन है ना, सखी सहेलियां आपकी बाहर रह रही हैं, पैसा भेजना है उनको, तो वो इसे इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस भेजेगी, बहुत फायदेमंद। इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जो एनआरआईज होते हैं है ना, ये हमारे बैकबोन्स होते हैं। जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि भैया वो लोग जो पैसे भेजेंगे है ना, वो लोग पैसे जो है वो डॉलर्स में भेजेंगे है ना, और ये जो पैसा होगा ये हमारे लिए काफी काम आएगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इनहांस करने का काम करेगा। तो सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो है 2024 में किसे मिल रहा है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग तो इंडिया को मिल रहा है 129 बिलियन, फॉलोड बाय मेक्सिको, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान। सब अगर मैं टॉप कंट्रीज बताऊं है ना, टॉप 5 कंट्रीज बताऊं जहां से भारत को पैसा मिल रहा है, क्या इसमें यूएसए है? बिल्कुल। क्या इसमें सऊदी अरेबिया होगी? बिल्कुल होगी। क्या इसमें सिंगापुर है? क्या बिल्कुल है सिंगापुर भैया, है ना। क्या इसमें यूएई है? बिल्कुल यूएई भी मौजूद होने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ हमने देखा ग्रोथ रेट रेमिटेंस में 2024 के अंदर कितना रेमिटेंस के अंदर ग्रोथ हुआ है, तो ये 5.8% एस्टिमेट किया जा रहा है। रेमिटेंस टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है ना, जो है वो 685 जो बिलियन पहुंच जाएगा 2024 में। रेमिटेंस फ्लो टू साउथ एशिया है ना, एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर द हाईएस्ट इंक्रीज विच इज 11.8%। तो साउथ एशियन कंट्रीज में जो रेमिटेंस आएगा 11.8% से बढ़ने वाला है। सभी फाइनली अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ अ परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी जिसका नाम है पारवा। पारवा स्टैंड्स फॉर पास्ट रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी है ना। देखो यहाँ पे पारवा का मतलब क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बोलते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक खरीद लो है ना, ये पर्टिकुलर स्टॉक खरीद लो है ना, इस ये आपको हाई, ये आपको क्या करेगा, हाई जो है हाई रिटर्न देने वाला है। और बहुत बार ये चीजें फर्जी हो जाती हैं, लोगों के पैसे ठाई ठाई ठूस हो जाता है। तो यहाँ पे उनको सेफ गार्ड करने के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी है ना, क्या करेगी भैया, जिस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर सब परचेज करना चाहते हैं, स्टॉक सब परचेज करना चाहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी पास्ट सालों में, उसी के भैया आप
मुझ पे भरोसा तभी तो करोगे जब आपने मेरा पास्ट देखा होगा। पास्ट में मेरे रिकॉर्ड अगर पॉजिटिव होंगे तो आप मुझ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास्ट में रिकॉर्ड नेगेटिव होंगे तो आप क्यों ही करोगे मेरे ऊपर इन्वेस्ट। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर एडवाइजर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं भैया, वो आपको भरोसा दिला देते हैं कि भैया ये आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देगी। तो इसके लिए यहाँ पे परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी को जो है वो स्टैब्लिश कर दिया गया है, जिसका नाम क्या होने वाला है, पारवा। क्या नाम हो जाएगा, पारवा इसका नाम होने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट न्यूज, सभी टाइटन्स रूल्स फॉर आईपीओ ऑफ स्मॉल फर्म्स। तो यहां पे देखिए जो एसएमईज है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए भैया, उनके लिए कुछ एसएमईज है। देखो रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली काफी बार हमने न्यूज में देखा कि एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, एक स्मॉल एंटरप्राइज है, उसने अपना आईपीओ रिलीज किया। आईपीओ रिलीज करने का मतलब होता है वो शेयर्स लोगों के लिए, वो शेयर्स जो है वो लोगों के लिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि शेयर्स लोगों के लिए, है ना, खरीदने के लिए भैया इशू कर रही है। फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग इन्वेस्टमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग इन्वेस्टमेंट। अब ये जो इन्वेस्टमेंट आया, उस इन्वेस्टमेंट को, है ना, इस इन्वेस्टमेंट को या तो प्रमोटर को दे दिया गया, अपने प्रमोटर्स को दे दिया गया, या फिर उस इन्वेस्टमेंट को अपने लोन रिपेमेंट के लिए इस्तेमाल कर दिया गया, लोन रिपेमेंट के लिए इस्तेमाल कर दिया गया। तो भैया पैसा किसका है, पैसा लोगों का है ना। अगर डूबेगी तो लोगों के पैसे डूबेगी। तो यहाँ पे जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, उनके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया गया कि कौन सी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओ रिलीज कर सकती है। ठीक है, पहली बात इन्होंने बोला, है ना, क्राइटेरिया क्या बोला इन्होंने, क्राइटेरिया बोला भैया कि पिछले लास्ट 3 में से 2 इयर्स में आपको एबिटा पॉजिटिव होना होगा। एबिटा पॉजिटिव होना पड़ेगा कितना, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना, 1 करोड़ रुपए, मतलब 1 करोड़ का प्रॉफिट पिछले 3 में से 2 साल में तो आपको होना ही चाहिए। दूसरा, इसके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, वो 20% से ज्यादा अपने शेयर सेल नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने क्या बोला, दूसरा इन्होंने बोला भैया क्या, लोन के पर्पस से आप आईपीओ रिलीज नहीं करोगे। लोन के पर्पस से, लोन रिपेमेंट के पर्पस से, रिपेमेंट के पर्पस से आप आईपीओ रिलीज नहीं करोगे। एंड जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं भैया, जब आप क्या करते हो, जब आप आईपीओ रिलीज करने वाले होते हो, तो आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं 21 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर सर, विद इन 21 डेज पब्लिक के सामने आपको नेसेसरी डिटेल्स जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो ये क्राइटेरिया इंपोज किया गया है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, अगर वो आईपीओ रिलीज करना चाहती है फॉर द मोटिव ऑफ रेजिंग फंड, फॉर द मोटिव ऑफ रेजिंग फंड। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, श्रीराम फाइनेंस सिक्योर्स 1.27 बिलियन इन रिकॉर्ड मल्टी करेंसी लोन। मल्टी करेंसी लोन भैया, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आई होंगी यहाँ पे। तो श्रीराम फाइनेंस रेज 1.27 बिलियन थ्रू अ सिंडिकेटेड ईसीबी। ईसीबी का मतलब यहाँ पे क्या है भैया, जल्दी बताइए। ईसीबी का मतलब क्या है ना, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। क्या हो जाता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब होता है वो बोरोइंग, है ना, वो बोरिंग जो कि हम नॉन रेसिडेंट इंडियन से ले रहे हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन से ले रहे हैं। इसका टेन्योर भैया 3 सालों का होता है, 3 इयर्स का होता है ना। वो लोन जो कि हम नॉन रेसिडेंट इंडियन से ले रहे हैं, ठीक है, इसका टेन्योर 3 सालों का होता है। इसे गवर्न किया जाता है अंडर द फेमा एक्ट, अंडर द फेमा एक्ट इसे गवर्न करती है। सो यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस ने 1.27 बिलियन का सिंडिकेटेड लोन लिया है ना। तो देखो यहाँ पे ये लोन में डॉलर्स इतने हैं भैया, दिरहम्स इतने मिलियन का है, यूरो इतना है। सिंडिकेटेड लोन का मतलब होता है जगह से, बहुत सारी जगह से आपने लोन लिया है। ठीक है, 5 सालों का टेन्योर है, ये बात भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज रामा मोहन राव अमारा अपॉइंटेड एज एसबीआई के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। तो एसबीआई के न्यू
चेयरपर्सन लोग कौन है? छाला शेट्टी साहब। न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? रामा मोहन राव अमारा को, ठीक है, अमारा को। नेक्स्ट इज आईसीआईसीआई बैंक एंड टाइम्स इंटरनेट अनवील प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड। तो यहां पे एक प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होने वाला है, नाम है टाइम्स ब्लैक आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, है ना। ये कौन से नेटवर्क पे? वीजा नेटवर्क पे है। किसके लिए? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, जो वो इंडिविजुअल्स जिनकी नेटवर्थ काफी ज्यादा हाई होने वाली है। बेनिफिट्स क्या मिलेगा आपको? 10,000 का ई कॉमर्स गिफ्ट कार्ड, यहाँ पे कहीं भी जाके शॉपिंग कर लो। साथ ही साथ 2.5% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है अगर आप इंटरनेशनल स्पेंडिंग करते हो, यानी कि वो स्पेंडिंग जब आप बाहर जाके स्पेंड कर रहे हो। एंड 2% का डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन पे भी आपको भैया रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है। नेक्स्ट इज फेडरल बैंक ज्वाइंस फोर्सेस विद इकोफाई टू एक्सेलरेट रूफटॉप सोलर फाइनेंसिंग फॉर एमएसएमईज। तो यहाँ पे फेडरल बैंक एंड इकोफाई ने पार्टनरशिप किया है, जहां पे हम लोग फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, है ना। अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कमर्शियल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में, कौन से स्कीम के अंदर? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना, प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना, ठीक है, जहां पे हम लोग याद करो 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्रोवाइड करने वाले हैं। 1 करोड़ हाउस होल्ड्स का हमारा टारगेट है, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स का हमारा टारगेट होने वाला है, ठीक है। इनको हम ग्रीन लोन्स भी कहते हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी with Canara Bank to boost PM solar project for homes, TPREL प्लस कैनरा बैंक एक MOU साइन कर रही है, जहां पे हम, है ना, रूफटॉप सोलर सिस्टम एडॉप्शन को एनहांस करेंगे अंडर प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना। जहां पे आप देखोगे, है ना, 10 सालों तक के लिए यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। 3 किलोवाट कैपेसिटी वाली अगर आप सोलर सिस्टम को, पूरे सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख का लोन मिलेगा, बट उसके लिए 10% का आपको डाउन पेमेंट देने की जरूरत है। क्या देने की जरूरत है? डाउन पेमेंट देने की जरूरत है, 7% इंटरेस्ट रेट। 310 किलोवाट के लिए आपको 6 लाख का लोन, बट 20% आपको डाउन पेमेंट देने की जरूरत है। 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट चार्ज होने वाला है। 15 फरवरी 2024 को ये इनिशिएट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। टारगेट है 2 मार्च 2025 तक का टारगेट है 10 लाख हाउस होल्ड्स को, है ना, मोटिवेट करना कि वो सोलर पावर प्लांट्स को इंप्लीमेंट करे या इंस्टॉल करे। फर्दर टारगेट है 2027 तक 1 करोड़। यस बैंक एंड फिक्की एफएलओ, फिक्की एफएलओ जो है ये फीमेल, फिक्की का जो है फीमेल वाला है ना, विमेन विंग है, याद रखना, फिक्की का विमेन विंग है, ये विमेन विंग, विमेन विंग होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे यस बैंक एंड फिक्की एफएलओ लॉन्चेस यस पावर अप टू एड विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो यस बैंक प्लस फिक्की एफएलओ ने लॉन्च किया है यस पावर अप, है ना, जो कि एमएसएमई को केटर करेगी। एमएसएमई जो कि विमेन सेंट्रिक है, विमेन द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है। ये विमेन विंग होने वाला है। दवन शाह इसके हेड ऑफ एसएमई बैंकिंग एट यस बैंक, ये इसके हेड होने वाले। Next is Aditya Birla Housing Finance partners with National Housing Bank to realize the PMAY vision of housing for all। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जा रही है। तो ABHFL, है ना, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस प्लस नेशनल हाउसिंग बोर्ड जो है ये एक MOU साइन कर रहे हैं, ठीक है, टू कंट्रीब्यूट इन द प्रधानमंत्री आवास योजना। याद रहे प्रधानमंत्री आवास योजना का, आवास योजना, है ना, ये अर्बन एरियाज के लिए भी है एंड रूरल एरियाज के लिए भी है। हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव के लिए काम करता है। आप देखेंगे अंडर दिस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन 25 लाख का लोन दिया जाएगा, 3 लाख सॉरी 25 लाख फैमिलीज, हाँ 25 लाख का लोन दिया जाएगा उन फैमिलीज को जो कि 3 लाख एनुअली कमा रही हैं अंडर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। उसके बाद 6 लाख फॉर LIG कैटेगरी, 9 लाख फॉर MIG कैटेगरी, ऐसे ऐसे यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स NCDRC अथॉरिटी टू कैप क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी थी जिसको लीड कर रहे थे बेला त्रिवेदी एंड सतीश चंद्र शर्मा, है ना। इन्होंने 2008 के नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन की बात, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन ने 2008 में ये अपील किया था
कि भैया ये जो चार्जेस लगाते हैं, ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, है ना, ये जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो चार्जेस लगाया जाता है, क्योंकि आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हो आपके बिल्स के, तो ये जो बिल्स होते हैं ना, ये जो इंटरेस्ट रेट होता है, ये कैलकुलेट होता है कंपाउंडली, है ना, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसने बोला कि भैया इसे 30% से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। यानी कि इसने बोला कि भैया कि पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो ऐसे कस्टमर्स जो कि अपने लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से जो लोन उन्होंने लिया है उसका रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, एक साल में 30% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट उन पे नहीं लगना चाहिए। ये जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। बैंकों ने क्या बोला? बैंक ने बोला आपने तब तो नहीं बोला था जब हम इनको 45 दिन के लिए कोलैटरल फ्री लोन देते हैं, है ना, जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो हर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड का लिमिट जब आप यूज कर लोगे, या तो उसे आप इंस्टॉलमेंट बना लीजिए, इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए, या तो पूरा अमाउंट एक बार में विद इन द पीरियड 45 डेज 50 डेज उसके अंदर पे कर दीजिए, आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, इसको रिजेक्ट किया गया है। रिकमेंडेशन ऑफ द 55th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो 55th एडिशन 55th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, है ना, जहां पे रिकमेंडेशन किया गया जैसे फोर्टिफाइड राइस कर्नल, है ना, इसकी जीएसटी को 5% कर दिया गया है। ये क्या होता है? जो राइस ग्रेन्स होती है ना, राइस ग्रेन को हम दोबारा से इसमें ना न्यूट्रिएंट्स मिलाते हैं, है ना, न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए इसमें कुछ प्रोसेस करते हैं हम लोग। उसके बाद एग्जम्पशन ऑफ जीएसटी ऑन जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के ऊपर से जीएसटी हटा दिया गया है। उसके बाद लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के ऊपर आई जीएसटी हटा दिया गया है। कंपनसेशन सेल ऑन सप्लाई टू मर्चेंट एक्सपोर्टर्स, इसके ऊपर से जो रेट है वो 0.1% कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे पॉपकॉर्न के बारे में बात भी की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूज्ड व्हीकल्स के बारे में बात की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, रेडी टू ईट पॉपकॉर्न जो है जिसमें सॉल्ट एंड स्पाइसेस होगा, इसके ऊपर 5%, है ना, अगर वो प्री पैकेज एंड लेबल के साथ बेचा जा रहा है। इफ सप्लाइड एज अ प्री पैकेज एंड लेबल 12% जीएसटी लगेगा। पॉपकॉर्न मिक्स विद शुगर 18% कैरमल वाला पॉपकॉर्न। तो ये 55th एडिशन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। आरबीआई रिवील्स टॉप 10 विलफुल डिफॉल्टर 264 कॉर्पोरेट्स ओ रुपीज 1.96 लाख करोड़। तो यहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर्स की बात हो रही है, 100 ऐसे कॉर्पोरेट जिसमें इंडिविजुअल एंड फॉरेन बोर्ड शामिल नहीं है ना। हाँ, विलफुल डिफॉल्टर कि आप पेमेंट कर सकते हो बट आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया कि एज ऑफ मार्च 2024 ये जो डिफॉल्टर्स है ना, ये बैंक को 1,96,441 करोड़ जो है वो ओ कर रहे हैं। ठीक है, टॉप डिफॉल्टर की लिस्ट में गीतांजलि जेम्स आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सेबी नोटिफाइड न्यू एसेट क्लास। तो यहाँ पे सेबी ने एक नई एसेट क्लास को यहाँ पे जो है इनिशिएट किया है, कह लो आप। ठीक है, so SEBI has notified a new asset class between portfolio management services and mutual fund. इस पर्टिकुलर नए एसेट क्लास का नाम है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए, ऑब्वियसली, है ना, इन्वेस्टर्स के लिए है। ठीक है, 10 लाख तक आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? 10 लाख तक का यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है। नेक्स्ट इज इंडियन बैंक फाइन 5.85 लाख बाय सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। हमारी भारतीय बैंक, भारत में तो आरबीआई इनके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर ही रहा है भैया। यहाँ पे श्रीलंका में जिनके ब्रांचेस थे, कौन कौन से ब्रांचेस? कोलंबो एंड जाफना में इंडियन बैंक का ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। इन ब्रांचेस के ऊपर भी पेनल्टी इंपोज किया जा रहा है। कितने का? 5.85 लाख करोड़ का। श्रीलंका की सेंट्रल बैंक इंपोज कर रही है। जीएसटी काउंसिल क्लियर्स ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म सिगरेट एंड पान मसाला लाइकली फर्स्ट टारगेट। तो यहाँ पे ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, अप्रूव कर दिया गया है ना। टैक्स इवेजन, टैक्स से बचने के लिए, है ना, टैक्स इवेजन का मतलब होता है आप उन मेजर्स को इंप्लीमेंट कर रहे हो जिससे कि आप टैक्स फ्री हो जाए। टैक्स चोरी करना कैसे, है ना, टैक्स थेफ्ट कह लो इसको। ठीक है, तो सिगरेट्स एंड पान मसाला पे सबसे पहले भैया ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, है ना। हर एक कमोडिटी को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग सिस्टम जो उनके पैकेजिंग के ऊपर ये जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नॉन कॉम्प्लायंस के लिए आपको 1 लाख की पेनल्टी या फिर 10% ऑफ टैक्स पेबल आपको देने की जरूरत है। नॉन कॉम्प्लायंस की बात कर रही है, डब्ल्यूएचओ ने एडवोकेट किया था ये चीज। एचडीएफसी बैंक एग्जीक्यूट फर्स्ट गोल्ड फॉरवर्ड डील फ्रॉम गुजरात गिफ्ट सिटी। गोल्ड फॉरवर्ड डील का मतलब क्या होता है? गोल्ड फॉरवर्ड डील का मतलब होता है, गोल्ड फॉरवर्ड डील
गोल फॉरवर्ड डील का मतलब होता है ये डील दो एंटिटी के बीच में होगी, एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स या फिर वाई, है ना, गोल्ड को बाय या परचेस की बात कर रहा है, बाय या परचेस की बात कर रहा है, ठीक है, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, क्योंकि भैया कल को गोल्ड के प्राइस बढ़ गए घट गए, है ना, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, तो इसे परचेस करने की बात कर रहा है प्री डिटरमाइंड प्राइस पे फ्यूचर में। कहां पे भैया, फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे एचडीएफसी बैंक बिकम द फर्स्ट डोमेस्टिक बैंक टू एग्जीक्यूट अ गोल्ड फॉरवर्ड डील फ्रॉम गिफ्ट सिटी गुजरात, है ना, गुजरात गांधीनगर में आपको देखने को मिलेगा। इसे एग्जीक्यूट किया है एचडीएफसी गिफ्ट सिटी आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, ठीक है, एंड हिंदुस्तान प्लैटिनम प्राइवेट लिमिटेड। याद रखना एचडीएफसी बैंक की जो आईएफएससी बैंकिंग यूनिट है ना, ये ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर है ऑन द इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था, गुजरात गिफ्ट सिटी में ही लोकेटेड है, गुजरात गिफ्ट सिटी में लोकेटेड है। बुलियन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है ना, वो मार्केट बुलियन एक्सचेंज मतलब वो मार्केट जहां पे प्रीशियस चीजों का खरीद बिक्री होता है, जैसे प्रीशियस मेटल्स कह लो, है ना, प्रीशियस मेटल्स का खरीद बिक्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, एनपीएनबी ज्वाइंस पीसीएएफ। पीसीएएफ का मतलब होता है क्या भैया, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स, है ना। देखो ये जो इनिशिएटिव है ना, इसे लॉन्च किया गया था 2015 में 14 डच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो बेसिकली क्या है भैया, बेसिकली एक कोलिशन है, पीसीएएफ जो है ये एक कोलिशन है ना, कोलिशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जहां पे बात हो रही है उन फाइनेंस के बारे में, है ना, जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो फाइनेंस है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। तो पीएनबी जो है ये सिग्नेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही देखने को मिलने वाली, ठीक है, नीदरलैंड्स में हेडक्वार्टर। आरबीआई इंजेक्ट 25,000 करोड़ विया वीआरआर रूट टू बूस्ट सिस्टम लिक्विडिटी। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, आरबीआई कह रहा है हम वीआरआर के थ्रू, यानी कि वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन के थ्रू, देखो एक होता है वीआरआर, एक होता है वीआरआरआर, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट टर्म के अंदर, है ना, बैंकिंग सिस्टम के अंदर। बैंकिंग सिस्टम को जब लिक्विडिटी की डिमांड होती है, बैंकिंग सिस्टम को जब लिक्विडिटी की डिमांड होती है, तब वीआरआर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, एक्सेस लिक्विडिटी को, एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने में, एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने में इसका इस्तेमाल होता है। तो यहां पे वीआरआर ऑक्शन की बात हो रही है, वीआर ऑक्शन के थ्रू, है ना, क्या कर रहा है भैया, इंजेक्ट कर रहा है फंड्स वर्थ ₹25,000 करोड़ विया वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन इनटू द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे नेफ्रा यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है, वो डिलोइट हैस्किंग के ऊपर, है ना, 2 करोड़ का पेनल्टी इंपोज कर रहा है, किस लिए, जील ऑडिट। जील मतलब होता है जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइज, है ना, जील का मतलब जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइज। ये क्या है, ये मीडिया हाउस है, ये क्या है भैया, ये एक मीडिया हाउस है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे जील है भैया, यहाँ पे जील है, जील का मतलब क्या है, जील क्या है, ये एक मीडिया हाउस है, मीडिया हाउस है। अब इसके ऑडिट को देखने के लिए हमने किसको अपॉइंट किया, इसके ऑडिट को देखने को लिए हमने डिलॉयट को अपॉइंट किया, डिलॉयट को अपॉइंट किया भैया, डिलॉयट को अपॉइंट किया। बट इसके ऑडिट को वॉच करने के लिए भैया हमारे पास नेफ्रा है, इसके ऑडिट को वॉच करने के लिए हमारे पास नेफ्रा है। तो भैया नेफ्रा ने ये देखा कि इसके जो ऑडिटर्स थे, इसने इस पर्टिकुलर बॉडी के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे, है ना, ट्रांजैक्शंस थे, साथ ही साथ जो फंड था उसको सही जगह इस्तेमाल किया कि नहीं, कोई रेड फ्लैग वाला सिचुएशन था कि नहीं, है ना, इस चीज को ठीक से चेक नहीं किया, जिस वजह से ये पेनल्टी इंपोज की गई है 2 करोड़ की। और इस पर्टिकुलर पीरियड की बात हो रही है, इस दौरान उन्होंने दिक्कत किया था, जिसके बाद आप देखोगे 2 सीईओ को टलता भी कर दिया गया है, ठीक है, 2 सीईओ के ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई है, 10 लाख रुपए पेनल्टी एबी जानी, है ना, एंड 5 लाख का पेनल्टी जो है वो राकेश शर्मा के ऊपर। इसको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, इसको 3 साल के लिए बैन कर दिया। ये दोनों ऑडिटर है डिलॉयट के।
पीपीआई वॉलेट यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है भैया, है ना, तो एक प्रकार का क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक पर्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक पर्स है, इलेक्ट्रॉनिक पर्स है, इलेक्ट्रॉनिक पर्स होने वाला जिसमें आप जो फंड्स है वो स्टोर कर सकते हो, है ना, जिसमें आप लोग क्या करते हो, फंड्स को स्टोर करते हो, है ना। इसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मूवी क्विक एन हो गया, पेटीएम हो गया सारे एग्जांपल। तो पीपीआई वॉलेट रजिस्टर्ड 20% ड्रॉप ऑन टू 1.14 बिलियन इन नवंबर 2024, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वॉलेट जो है, यानी कि नंबर ऑफ वॉलेट्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 20.14% ईयर टू डेट टू 1.14 बिलियन इन नवंबर 2024, है ना। तो पहले आप देखो कि जनवरी 2024 में इतने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वॉलेट हुआ करते थे, अब कितने हैं, 1.14 बिलियन, विच इज 20.4% का डिक्लाइन, ठीक है। ऑन ईयर बेसिस पीपीआई वॉलेट डिक्लाइन 16.7% फ्रॉम 1.37 बिलियन इन नवंबर 2023। तो आप देखोगे ये तो भैया मंथ वाइज हुआ है ना, हाँ, जनवरी 2024 का कंपैरिजन नवंबर से किया गया, बट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। टॉप 3 बैंकिंग प्लेयर्स वॉलेट्स के मामले में, पीपीआई वॉलेट्स के मामले में टॉप 3 बैंकिंग बैंक्स कौन से हो जाएगी, पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, एचडीएफसी बैंक। एंड टॉप 3 नॉन बैंकिंग प्लेयर्स जो कि पीपीआई इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, फोन पे हो गया, मोबीक्विक हो गया, एंड ओला फाइनेंशियल सर्विस हो गया। नेक्स्ट इज एक्सिस बैंक न्यू सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन इन पैक विद पर्क्स एंड डिस्काउंट। तो एक्सिस बैंक ने महिलाओं के लिए अराइज वुमेन सेविंग अकाउंट स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। ये महिलाओं के फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने वाली है, महिलाओं के फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने वाली है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की एक रिपोर्ट बताती है कि भैया भारत के अंदर महिलाओं के अकाउंट्स तो इतने हैं, ऑफ द टोटल अकाउंट्स अगर 100 अकाउंट सेविंग अकाउंट्स हैं तो महिलाओं के अकाउंट तो इतने हैं, बट उन अकाउंट में रखा गया डिपॉजिट, अगर लेट्स से भारत के अंदर 100 अकाउंट है और इस अकाउंट में 100 रुपए रखे हुए हैं, तो इसमें महिलाओं के अकाउंट कितने हैं, 36.4, और इन अकाउंट्स में मात्र 20.8 रुपए रखे हैं, तो कम हुआ ना भैया, महिलाओं के पास पैसा वैसा नहीं आ रहा है, कैसे चलेगा काम। एग्जाम निकालो, जम्मू एंड कश्मीर बैंक शेयर्स जंप 7% आफ्टर अमिताभ चैटर्जी अपॉइंटेड एज एमडीसीओ। तो यहाँ पे एमडीसीओ अपॉइंट किए गए हैं अमिताभ चैटर्जी, किसके, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। आरबीआई सेट अप 8 members पैनल ऑन एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एथिकल यूज, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एथिकली इस्तेमाल कर सके, क्योंकि इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, है ना, 8 member पैनल को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, जिसको लीड करेंगे पुष्पक भट्टाचार्य, नाम क्या है, फ्री एआई। और जिस दिन इस पैनल की पहली मीटिंग होगी उस दिन से लेकर 6 महीने बाद आपको अपनी रिपोर्ट सबमिट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट इज फी कॉमर्स यूपीआई स्विच गेट्स एनपीसीआई नॉड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फी कॉमर्स को क्या मिला है भैया, एनपीसीआई का सर्टिफिकेशन मिला है, किस लिए, तो यूपीआई स्विच के लिए। देखो लेट्स से भैया यूपीआई स्विच क्या होता है, एक मिडिलवेयर सॉल्यूशन है ना, एक बिचौला सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इनेबलिंग सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन कोर बैंकिंग सिस्टम। देखो कोर बैंकिंग सिस्टम एंड यूपीआई सिस्टम के बीच में, है ना, जो गैप है उसको भरने का ये काम करता है यूपीआई स्विच, ठीक है, यूपीआई स्विच, ठीक है। जैसे लेट्स से आप रेजर पे हो गया, कैश फ्री हो गया, रेजर पे हो गया, कैश फ्री हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल होने वाले यूपीआई स्विच के। ये तो है। नेक्स्ट इज ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2023-24। तो बैंकिंग इन इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है, क्या ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है। तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड बाय 27 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम लेंडर्स क्रॉस 10 लाख करोड़ मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, बैंकों के लोन, बैंकों की जो एनपीए है उसे एक्वायर कर लेगी, 50% कैश एंड रेस्ट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पर देने वाली है। तो यहाँ पे आप देखोगे 27 जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है उसने, एंड उनके पास कितना फंड है, तो उनके पास आप देखोगे 10 लाख करोड़ का फंड है, पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। इट विच ट्रेंड एग्जैक्ट की बात करूं तो इतना पहुंच गया है मार्च एंड 2024 तक, जो कि मार्च एंड 2023 में इतना हुआ करता था, ठीक है, जिसमें सिक्योरिटी रिसीट जो है वो इतना है, ठीक है। एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एआरसी एज प्रोपोर्शन ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, है ना, एक्विजिशन कॉस्ट जो है
इनकी जो कॉस्ट वगैरह है, एक्विजिशन कॉस्ट वगैरह है, वो डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, डिक्लाइन आपको देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी रिसीट जो है वो एआरसी जो है वो क्या करती है, इशू करती है फंड को रेज करने के लिए, डिस्ट्रेस एसेट खरीदने के लिए फंड को रेज किया जाएगा ना, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो ग्रॉस एनपीए की बात की जा रही है, जो कि 91,000 करोड़ पहुंच गया 2023-24 में। एक ग्रॉस एनपीए होता है, एक नेट एनपीए होता है। नेट एनपीए कैसे कैलकुलेट होता है, तो ग्रॉस एनपीए से जब आप प्रोविजंस को माइनस करते हो तब यहाँ पे ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी रेस थ्रू आईपीओ विल क्रॉस 2 ट्रिलियन इन 2025। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ना, ऐसी कंपनीज जो पहली बार आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो निकालने वाली है, किस लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर इशू किए जाएंगे, है ना, शेयर इशू किए जाएंगे, लोगों के सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। मोटिव क्या होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, लोग शेयर परचेस करेंगे, ठीक है, लोग शेयर परचेस करेंगे और मुझे उसके बदले पैसे मिलने वाला है। तो इंडिया ग्लोबल लीडर इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, hosting twice as many IPOs as US and 2.5 times more than Europe। तो आप देखोगे, है ना, यूएस से ज्यादा जो है आईपीओ हम लोग होस्ट कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्री से 2.5 गुना ज्यादा, ठीक है। आईपीओ वॉल्यूम की बात करूं तो आप देखोगे इंडिया टॉप कर रहा है, सेकंड पोजीशन पे यूएसए इन टर्म्स ऑफ आईपीओ वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ कंट्रीज तो ज्यादा हो सकते हैं ना, पर यूएसए में जो कंपनीज है उनकी वैल्यू ज्यादा है। तो आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ आईपीओ वैल्यू यूएसए टॉप में है 35.6 बिलियन, इंडिया 22.7 बिलियन, ठीक है। ये बात आपको रात। ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबल आईपीओ एक्टिविटी, है ना, आईपीओ एक्टिविटी सबसे ज्यादा कौन सी कंपनीज जो है आईपीओ रिलीज कर रही हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ड्राइवर्स हैं इसके इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिस्ट्रेसरी, फाइनेंशियल एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टू बोरो 4 लाख करोड़ फ्रॉम मार्केट विया ट्रेजरी बिल्स। तो यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स को इशू करके, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स को इशू करके गवर्नमेंट पैसा रेज करना चाहती है। अलग अलग टेन्योर का ये बिल होगा, 91 डेज का, 182 डेज का एंड 364 डेज का ये बिल होगा, ठीक है। आप देखोगे इन अक्टूबर से लेकर दिसंबर गवर्नमेंट वाज सेट टू रेज 2.47 लाख करोड़ विया इशूइंग ट्रेजरी बिल, है ना। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सॉल्यूशन होता है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट इज इन Q2 बट मे डबल इन Q3। तो यहां पे देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हो रही है, जब हम चीजों को ज्यादा खरीद रहे हैं, है ना, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, है ना, एक्सपोर्ट से, इस सिचुएशन को हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट मॉडरेटेड टू 11.2 बिलियन विच इज 1.2% ऑफ जीडीपी इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025। पहले ये 11.3 बिलियन हुआ करता था Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 विच इज 1.3% ऑफ जीडीपी, यानी कि पूरे साल को कंपेयर किया जा रहा है। सेम Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 को कंपेयर किया जा रहा है Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। ये पहले 11.3 बिलियन था, ये 11.2 बिलियन है, तो मॉडरेट हुआ है, कमी आई है ना, अच्छी बात है। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जब आप इंपोर्ट ज्यादा, जब आप ठीक है, मर्चेंट, हाँ, अकाउंट डेफिसिट। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट, जहां वही ट्रेड डेफिसिट है ना, तो ट्रेड आप एक्स और वाई दोनों देश एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि ये भी कुछ बेच रहा है, ये भी कुछ बेच रहा है, ये भी कुछ खरीद रहा है, ये भी कुछ खरीद रहा है, बट ये ज्यादा का बेच दे रहा है ना, ये ट्रेड सरप्लस में है, ये ट्रेड सरप्लस में है, ये कम का बेच रहा है, ज्यादा का खरीद रहा है, यानी कि ये ट्रेड डेफिसिट में है। तो ये ट्रेड डेफिसिट जो है 75.3 बिलियन पहुंचा है Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में, पहले 64.5 बिलियन था फाइनेंशियल ईयर 2024 सेम पीरियड। नेट सर्विस रिसीट, नेट आउटगोइंग प्राइवेट इनकम अकाउंट, ये सारी डेटा आपके सामने रखी गई है। नेट इनफ्लो अंडर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जब बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर के एसेट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज आरबीआई अलाउ यूपीआई पेमेंट विया थर्ड पार्टी ऐप फॉर पीपीआई होल्डर्स, है ना। तो पीपीआई होल्डर्स अभी हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भैया क्या होगा, यहाँ पे आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यूजर्स को कि वो पेमेंट कर भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, है ना, यूपीआई पेमेंट्स थ्रू थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट कर भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। आरबीआई फाइन्स मनप्पुरम फाइनेंस एंड इंडसलैंड बैंक फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। तो यहाँ पे नॉन कॉम्प्लायंस के लिए इंडसलैंड बैंक के ऊपर पेनल्टी इंपोज किया गया है, मनप्पुरम के ऊपर भी पेनल्टी इंपोज किया गया है। अमाउंट ध्यान में रखना, पूछ लेगा तो आई स्पाइस धप्पा हो जाएगा। डीएफबीएस बैंक ने लॉन्च किया है ओवरसी एजुकेशन
सॉल्यूशन विद फ्री ट्रांसफर्स एंड लोन। तो यहाँ पे डीबीएस बैंक इंडिया ने लॉन्च किया है अपना एक प्रोग्राम जिसका नाम है स्टडी अब्रॉड टोटल असेस प्रोग्राम। किसके लिए? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड एनआरआईज के लिए, ठीक है। जो भी वो चैलेंजेस फेस करते हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं वो बाहर पढ़ना चाहते हैं, जो चैलेंजेस फेस करते हैं उनके लिए स्टडी अब्रॉड टोटल असेस प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज एचएसबीसी एंड इंडियन होटल्स लॉन्च इंडिया का पहला प्रीमियम हॉस्पिटलिटी क्रेडिट कार्ड। तो प्रीमियम हॉस्पिटलिटी क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया जा रहा है कौन से नेटवर्क पे? वीजा नेटवर्क पे। नाम क्या है? एचएसबीसी ताज क्रेडिट कार्ड। प्रीमियम कस्टमर्स के लिए होगा ऑब्वियसली। ज्वाइनिंग एंड एनुअल फीस इसका 1,10,000 का है। तो सोचो कितना ज्यादा प्रीमियम है। बैंकिंग फ्रॉड जो है ये फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंकिंग फ्रॉड जो लगातार आपको देखने को मिल रहा है कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2023-24 की रिपोर्ट है, आरबीआई प्रेजेंट कर रही है। बैंकिंग फ्रॉड फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना है? बड़ा है 18,461, यानी कि ये नंबर ऑफ बैंकिंग फ्रॉड्स है। अमाउंट कितना लॉस हुआ है लोगों का? 21,367 करोड़ ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ, यानी कि पिछले साल सेम पीरियड में ये 14,480 था। अमाउंट कितना था? 2623। तो ये कितना ज्यादा बड़ा है आप देखो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक 67.1% ऑफ टोटल फ्रॉड केसेस। सबसे ज्यादा फ्रॉड केसेस देखो प्राइवेट सेक्टर बैंक में हो रहा है। टोटल पेनल्टी बाय पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स जो है 86.1 करोड़ इंपोज किया है। फिनमिन यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इंपोजेस डेफिनेटिव एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होना? देखो ध्यान से कंसेप्ट समझो एंटी डंपिंग का, है ना। लेट्स से चाइना कोई माल बना रहा है और उसे अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा है, अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा है 15,000 रुपए का। वही माल भैया, वही माल इंडियन मार्केट में या किसी फॉरेन मार्केट में वो 14,000 का बेच दे रहा है। अब एक बात बताओ, इंडिया ने तो टैरिफ भी लगाया है, फिर भी आपने 15,000 का माल 14,000 में कैसे बेच दिया? तो भैया माल में कोई दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखिए इंडिया मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान एंड वियतनाम से आने वाले जो डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स है, जो प्रिंटिंग प्लेट्स है ना, इसके ऊपर आप देखो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है इंपोज किया है 5 सालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइवेट बैंक्स अचीव प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर मतलब क्या होता है? देखो हर बैंक को बोला जाता है ना, कि भैया आप ना जो प्रायोरिटी सेक्टर है, जैसे हमारा एग्रीकल्चर हो गया, है ना, हमारा एजुकेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स है। इन पे तो हमें काम करना ही है। तो आप देखोगे इनको जिस भी चीज की जरूरत है, लोन्स की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, वो हम प्रोवाइड करें। तो प्राइवेट बैंक्स ने पहली बार अचीव किया है प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट इन फाइनेंशियल ईयर 2024, ठीक है। आरबीआई इनोवेशन हब पायलट्स डिजिटल अनसिक्योर्ड लोन फॉर गिग वर्कर्स। तो आरबीआईएच, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब ऑनबोर्डेड डिजिटल लेंडर वीवी फी फाइनेंस। तो यहां पे इसने डिजिटल लेंडर वीवी फाइनेंस को ऑनबोर्ड किया है ना, जहां पे अनसिक्योर्ड लोन दिया जाएगा गिग वर्कर्स को, ठीक है। गिग वर्कर्स को अनसिक्योर्ड यहां पे लोन दिया जाएगा। गिग वर्कर्स कौन है भैया? जो फ्रीलांसर्स है ना। लेट्स जोमेटो चलाने वाला व्यक्ति, जोमेटो में डिलीवरी का काम करने वाला व्यक्ति, है ना, उबर ड्राइवर हो गया। ग्रॉस एनपीए ऑफ बैंक डिक्लाइन टू 12 ईयर लो ऑफ 2.6%। आरबीआई की रिपोर्ट है। ग्रॉस एनपीए ऑफ 46 शेड्यूल कमर्शियल बैंक है ना, डिक्लाइन टू 2.6% इन सितंबर 2024। ये 3% राइज करेगा मार्च 2026 में, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। और बाकी नो बैंक वुड फॉल शॉर्ट ऑफ द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 9% अंडर बोथ सिनेरियोस, फॉरेन बैंक्स 1.4%। ये सारी चीजें आपको ध्यान में एक बार रख लेनी है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंकर्स फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड इशूड बाय एनडीआर इन्वेट ट्रस्ट टू बॉल्स्टर ग्रीन वेयर हाउसिंग। तो ग्रीन वेयर हाउसिंग के लिए यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड जो है वो इशू किया जा रहा है एनडीआर इन्वेट, जिसको स्पॉन्सर कर रहा है एनडीआर वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को एनहांस करने के लिए, ठीक है। मिजोरम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बाना का स्कीम एंड इनोवेशन चैलेंज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो बाना का स्कीम कौन लॉन्च करी है? मिजोरम गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद मिजोरम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक एंड मिजोरम रूरल बैंक मिलकर लॉन्च कर रही है, जहां पे हम लोग लोन डिस्पर्स करेंगे, ठीक है।
लोन्स डिस्पर्स करेंगे, ठीक है। गारंटर कौन होगा लोन का? गवर्नमेंट इसका गारंटर होने वाला है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आरबीआई क्लियर्स नेम ऑफ रजत वर्मा एस डीबीएस बैंक इंडिया सीईओ। तो डीबीएस बैंक इंडिया सीईओ कौन हो जाएंगे? रजत वर्मा जी को अपॉइंट किया जा रहा है। पीएनबी साइंस एमओयू विद फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो पीएनबी जो है ये फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन कर रहा है। किस लिए भैया? तो कोल्ड चेन डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, वेयर हाउसिंग वगैरह बनाएंगे। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर डायरेक्ट टैक्स इन विवाद से विश्वास स्कीम। तो यहां पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक्सटेंड किया है विवाद से विश्वास स्कीम का डेट। अब ये डेट फाइनल डेट है 31 जनवरी 2025। इनिशियल डेट था 31 दिसंबर 2025, ठीक है। तो डिस्प्यूटेड टैक्स जो है अगर आप 31 जनवरी 2025 तक दे देते हो तो आपको 100% डिस्प्यूटेड टैक्स देना पूरा देना पड़ेगा। अगर आप 1 फरवरी को देते हो तो 110% देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे डिस्प्यूटेड टैक्स जो है इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। डिस्प्यूटेड टैक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्स हो सकता है, दो एंटिटीज के, दो लोगों के बीच में, है ना, डिस्प्यूटेड टैक्स है। अब भैया टैक्स सरकार, प्रॉपर्टी टैक्स तो सरकार कलेक्ट करेगी, है ना, बट अब दोनों लोगों में से किसका प्रॉपर्टी है ये डिसाइड हुआ नहीं है, मामला कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। ऐसे केसेस में डिस्प्यूटेड टैक्स। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स 188.28 मिलियन लोन फॉर महाराष्ट्र बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। तो महाराष्ट्र के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने लोन अप्रूव किया है 188.28 मिलियन का, ठीक है। आउट ऑफ ओनली 7 आउट ऑफ 36 डिस्ट्रिक्ट्स कंट्रीब्यूट टू मोर देन हाफ ऑफ 500 बिलियन स्टेट जीडीपी। तो देखिए अब हाफ ऑफ 500 बिलियन स्टेट जीडीपी, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 7 ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अपने जीडीपी में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। 15 साल की इसकी मेच्योरिटी होने वाली है। नेक्स्ट इज नेपाल एंड चाइना साइन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है? चाइना का है। 2013 में लॉन्च होता है, जिसके अंदर चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स हो, है ना, रेलवे नेटवर्क्स हो, पोर्ट्स हो, है ना, 150 से ज्यादा देशों में, ठीक है। तो नेपाल एंड चाइना ने बीआरई कॉपरेशन फ्रेमवर्क को साइन किया है, 3 सालों के लिए यहाँ पे साइन किया गया। नेक्स्ट इज ओयो ग्रुप प्रीमियम होटल ब्रांड संडे ओपन फर्स्ट प्रॉपर्टी अब्रॉड। तो यहाँ पे ओयो संडे ने अपना पहला प्रॉपर्टी खोला, कहाँ पे? यूके एंड यूएई के अंदर, ठीक है, यूके एंड यूएई के अंदर। तो यहाँ पे पहली जो प्रॉपर्टी है ये ओरेवल इससे वो देखेगी, ठीक है। और संडे हॉलीडे इंटरनेशनल होटल जो है वो दुबई में खोला है। संडे लॉन्च कब लॉन्च हो रहा है? मई 2023 में इन इंडिया बाय जॉइंट वेंचर बिटवीन स्वाइट बैंक एंड ओरेवल स्टेज, है ना। तो यहाँ पे आप देखो ओयो एंड सॉफ्ट बैंक के बीच में ये जॉइंट वेंचर हो रहा है। मई 2023 में से लॉन्च किया गया। अब्रॉड में ये 2 जगह यहाँ पे ये क्या खोल रहा है? अपने ब्रांचेस खोल रहा है। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 188 मिलियन का लोन टू महाराष्ट्र टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ये हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है 350 मिलियन डॉलर का लोन टू भारत। इंडिया को यहाँ पे इतना लोन मिलने वाला है, ठीक है। क्या है मोटिव भैया? इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट कितना माल बेच रहे हैं? 467.5 बिलियन का माल बेच रहे हैं 2022 में। इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट, अच्छा गुड्स एक्सपोर्ट इतना है, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट इतना है, ठीक है। नेक्स्ट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक मास्टरकार्ड लॉन्च इनोवेटिव पार्टनरशिप टू फाइनेंस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन एशियन पैसिफिक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक प्लस मास्टरकार्ड ने मिलकर, है ना, क्या कहा है भैया? तो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एमएसएमईज को बूस्ट करने के लिए हम लोग काम करने वाले हैं, जिसके लिए एक इम्पैक्ट फंड को हम लोग लॉन्च करेंगे, ठीक है। आप देखोगे 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे टोटल होने वाला है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक टू एड केरला फार्मर अडेप्ट क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है 200 मिलियन का प्रोजेक्ट इनिशिएट करेगी, है ना, फॉर केरला क्लाइमेट रेजिलेंट एग्री वैल्यू चेन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, जहां पे 4 लाख फार्मर्स को इससे बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। आप देखोगे एटलीस्ट 9 मिलियन कमर्शियल फाइनेंस टू लिवर्स टू बेनिफिट एसएमई स्पेशली वुमेन। तो वुमेन एसएमईज को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि स्टेट के अंदर आप देखोगे जितने भी एमएसएमईज हैं उसमें 23% ही सिर्फ महिला के द्वारा ओन किए जा रहे हैं। केरा प्रोजेक्ट ये वर्ल्ड बैंक जो है फंड कर रहा है, कहां पे? केरला के अंदर 2765 करोड़ का 2025 में शुरू होगा। 500 मिलियन का एडीबी लोन टू एनहांस इंडिया का ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 500 मिलियन जो है वो लोन प्रोवाइड करेगी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एनवायरमेंट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है
उसके लिए अभी भी भारत को 1 ट्रिलियन रुपया चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, एडीबी अप्रूव 789 मिलियन लोन टू डेवलप अमरावती स्मार्ट सिटी। कहां बन रहा है? आंध्र प्रदेश में बन रहा है। जापानीज येन में यह पैसा आएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की 69 मेंबर कंट्री, कमेंट सेक्शन में छाप देना। वर्ल्ड बैंक ओके 3 to 5.10 मिलियन लोन फॉर यूपी टू बूस्ट फार्मर इनकम। तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फार्मर्स इन यूपी, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 3.510 मिलियन का लोन जो है देने का बात किया है। कहां पे? उत्तर प्रदेश के अंदर। वर्ल्ड बैंक की जो बॉडी है IBRD, है ना, इसकी जो मैच्योरिटी है 33.5 इयर्स की मैच्योरिटी है। एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड दिया जाएगा 6 सालों का। नेक्स्ट सेंटर एडीबी साइन 42 मिलियन लोन फॉर कोस्टल प्रोटेक्शन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जो कोस्टल एरियाज है उसके प्रोटेक्शन के लिए 42 मिलियन का लोन जो है, 42 मिलियन जो है इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए एक लोन एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट इस वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 800 मिलियन का लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अमरावती। अगेन अमरावती डेवलपमेंट कहां पे हो रहा है? आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। 29 साल की इसकी मैच्योरिटी होने वाली है। ग्रेस पीरियड 6 साल का होगा। जापानीज येन में ये पैसा आएगा, ठीक है, इसलिए मैं यहां खड़े होके नेक्स्ट एरिडा इंटरनेशनल Indian Renewable Energy Development Agency Limited has sanctioned over 3,000 crore for a green energy projects in Odisha। तो यहाँ पे उड़ीसा सोलर इन्वेस्टर कॉन्क्लेव हुआ था, जहां पे जिसको ऑर्गेनाइज किया था ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उड़ीसा एंड आई फॉरेस्ट के द्वारा, जहां पे इरिडा ने 3,000 करोड़ सैंक्शन किए हैं उड़ीसा के अंदर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, चाहे वो एनर्जी प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी हो, विंड हो, थर्मल हो, है ना। यूनियन गवर्नमेंट नेम रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा एस RBI गवर्नर। तो RBI के नए गवर्नर कौन से नंबर वाले? 26 नंबर वाले कौन बन गए? संजय मल्होत्रा साहब। ट्रांस यूनियन सिविल ने अपॉइंट किया गया है भावेश जैन को एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये बात भी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट इज इंडिया रिट एसोसिएशन अपॉइंट आलोक अग्रवाल एज चेयरमैन। तो आलोक अग्रवाल जो कि प्रेजेंट में MD CEO है ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट के, इनको अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ इंडिया रिट एसोसिएशन। नेक्स्ट 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 चलिए, तो ये था हमारा सेशन जहां पे हमने क्या देखा? हमने देखा दिसंबर मंथ के, दिसंबर 2024 के इंपॉर्टेंट, है ना, बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेशन को। ये सेशन बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगी। जिन लोगों ने लास्ट मंथ यानी कि नवंबर 2024 के बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, साथ ही साथ RBI के न्यूज वाले सेशन को नहीं देखा था, वो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसे जरूर देखिएगा। और यकीन मानिए ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा तब पहुंचाएगा जब एक आप तो रेगुलर क्लास ले रहे हो, दूसरी चीज एग्जाम से पहले इस सेशन को 1.5x की स्पीड में एक बार देख डालना, चीजें बेहतर होंगी, ठीक है। अब इस सेशन के बाद RBI की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि इसमें मैंने कवर की थी, उसका एक सेपरेट सेशन भी मैं ले आऊंगा, है ना, दिसंबर मंथ का। और फिर 1-2 दिन के बाद जनवरी 2025 के सभी RBI के न्यूज एंड बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज के भी सेशन हम लोग देखेंगे। एंड ऐसे ही करते करते मंथ वाइज सभी इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग कवर कर देंगे। सो आई होप आप सभी को सेशन में मजा आया होगा। चीजों को रफ्तार में लेकर जाने का मेरा पर्पस यही था कि बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज है उनको थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे, क्योंकि हमने वीकली, डेली, मंथली सभी सेशन में देखे थे, ठीक है। एंड जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह के न्यूज है, MUs की न्यूज है, उसमें हम लोग सिर्फ अमाउंट, टेन्योर एंड ग्रेस पीरियड वगैरह हम याद रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। मैं शिवम सिंह आपसे अलविदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत।